हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर फिजिक्स क्लास। तो हम लोग मोशन इन वन डायमेंशन पढ़ रहे हैं और इस वीडियो से पहले मोशन इन वन डायमेंशन का ओवरऑल 10 टॉपिक्स कवर हो चुके हैं विथ न्यूमेरिकल्स। सो लास्ट क्लास जो हमने कवर किया उसमें हमने पढ़ा था मोशन इन वन डायमेंशन का इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स टॉपिक। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मोशन ऑफ अ बॉडी अंडर ग्रेविटी, जिसे आप फ्री फॉल के नाम से जानते हैं। फ्री फॉल क्या है? जैसे ऊपर से किसी भी ऑब्जेक्ट को हमने छोड़ दिया, रिलीज कर दिया, इसे ही क्या कहते हैं? फ्री फॉल। और ये भी आप अगर ऑब्जर्व किए होंगे तो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ही मोशन कर रहा है। तो अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है तो उसका कुछ पार्ट इस चैप्टर में आपको पढ़ना होगा, इसीलिए इस टॉपिक को यहां पर लाया गया है। सो द टॉपिक इज व्हाट? मोशन ऑफ बॉडी अंडर ग्रेविटी, जिसे आप शॉर्टकट में क्या कहते हैं? फ्री फॉल। लेकिन इसका नाम फ्री फॉल कुछ कंडीशंस लगा करके कहा जाता है, ऐसे ही कोई फ्री फॉल नहीं हो सकता है। क्लियर है कि नहीं? तो हम उस चीज तक पहुंचेंगे। तो सुनिएगा ध्यान से, क्या लिख रहा है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ ऑन बॉडीज इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी। व्हाट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी? भैया अगर आप अभी ऑब्जर्व किए होंगे तो इस ऑब्जेक्ट को अगर हम यहां से लीव कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो ये नीचे ही जा रहा है, ऊपर क्यों नहीं जा रहा है? ऊपर भी तो जा सकता था। तो एक आदमी था, काम धंधा था नहीं, एप्पल का पेड़ के नीचे बैठा था वो, ऐसा हमने कहानी में सुना है। एप्पल के पेड़ के नीचे बैठा था और एप्पल जो है पेड़ से नीचे की तरफ गिर रहा था। तो उनको सोच आया कि नीचे ही ये जो एप्पल क्यों गिर रहा है। समझ पा रहे होगे, रिलेट कर पा रहे होगे? ये जो नीचे गिर रहा था उससे न्यूटन साहब ने इस बात का डिस्कवरी किया कि नीचे की तरफ कोई फोर्स लगा रहा है, और जो फोर्स लगाता है कोई ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ, अर्थ के सरफेस की तरफ, उसे हम क्या कहते हैं? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। क्लियर है कि नहीं है भाई? आपका क्लास 11 में एक सेपरेट टॉपिक है, सेपरेट चैप्टर है, ग्रेविटेशन। वहां पे बहुत डिटेल में इसके बारे में डिस्कशन होगा। यहां उसका कुछ पार्ट जो जरूरत है वो हमने लिया है। तो फिर से पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। द फोर्स, फोर लिखा हुआ, फोर्स लिखिएगा। क्या बोल रहा है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ। ये जो अर्थ है, ये बना दिया हमने अर्थ। भाई ऐसा नहीं होता, जियोड शेप का होता है। लेट सपोज इट इज अर्थ। तो ये जो अर्थ है, इसके सरफेस में कोई भी पार्टिकल है तो वो अपने तरफ, इसको अपने सेंटर के तरफ, अपने कोर के तरफ इसको अट्रैक्ट करके रखता है। जैसे कि हम यहां नहीं हैं, हम यहां पर भी हो सकते हैं। अगर हम यहां हैं तो भी ये अर्थ का कोर अपने तरफ हमें क्या करके रखा है? अट्रैक्ट करके रखा है। तभी तो हम नीचे नहीं जा रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसी फोर्स को क्या कहते हैं? फोर्स ऑफ ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स भी कहते हैं। उस चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहां इस चीज का रोल क्या है, लेकिन उससे पहले, इस चीज का रोल से पहले आपको एक बात समझना जरूरी है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, अगर कोई ऑब्जेक्ट पर कभी भी कोई भी टाइप का फोर्स लगता है, कोई भी टाइप का, कभी भी कोई भी टाइप का इस पर फोर्स लगता है, तो ध्यान रखिएगा इस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी चेंज हो जाता है। समझा कि नहीं समझा? अभी इसका वेलोसिटी कितना है? अरे t इक्वल टू 0 पर इसका वेलोसिटी क्या है? 0 है। अरे रेस्ट पर है, यस और नो? जैसे ही इस पे फोर्स लगेगा, ये क्या करेगा? ये स्लाइड करेगा, आगे जाएगा, इसका एक वेलोसिटी आ जाएगा इस सिचुएशन में। लेट सपोज उस समय इसका वेलोसिटी क्या है? v है। तो क्या हुआ यहां पर? वेलोसिटी चेंज हुआ। बोलिएगा कि नहीं? मान रहे हैं कि नहीं? क्या होता है? वेलोसिटी चेंज होता है। जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगता है तो वेलोसिटी चेंज होता है एंड ड्यू टू दिस चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन अराइजेस। ये हम डिटेल में NLM, दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में पढ़ेंगे। क्लियर है कि नहीं है? असल में यहां वेलोसिटी चेंज नहीं, मोमेंटम चेंज होता है। क्या होता है? मोमेंटम। मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम का मतलब क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। हम आपको यहां समझाने के लिए बस इतना बता रहे हैं, वेलोसिटी चेंज हो जा रहा है। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रहा है? बहुत बच्चा ऐसा होता है कि जो वीडियोस देख रहा होगा, ये तो गलत बता रहा है भाई। मोमेंटम होता है, हम वहां समझाएंगे, यहां हमको थोड़ा सा समझाना है। एक्चुअली मास थोड़ी बदल गया इसका, मास तो वही है। जो भी बदलता है वो क्या बदलता है? वेलोसिटी। तो हम डायरेक्ट कह रहे हैं वेलोसिटी बदल रहा है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ये लिखा हुआ मोमेंटम चेंजेस। तो कोई बात नहीं, HC वर्मा पढ़ते हो आप और हम DC पांडे पढ़ते हैं, यही अंतर है, एक ही बात है। ठीक है? तो यहां पर क्या होता है? जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगता है तो वो क्या करता है?
वेलोसिटी में चेंज आता है, और व्हेनेवर देयर इज चेंज इन वेलोसिटी देयर इज एक्सेलरेशन। तो ध्यान रखिए, डायरेक्टली आप इस बात को फ्रेमवर्क कर सकते हैं क्या, कि जब भी फोर्स लगता है तो उस ऑब्जेक्ट पे एक एक्सेलरेशन आ जाता है। क्लियर है कि नहीं? एंड सो दैट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन आप लिखते हो। फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, एम इंटू ए लिखते हो कि नहीं लिखते हो? क्यों लिखते हो? क्योंकि जब भी फोर्स लगता है एक्सेलरेशन आता है। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे हम। जब भी फोर्स आता है एक्सेलरेशन आता है। तो सुनिएगा ध्यान से, यहां पर सॉरी, यहां पर एक फोर्स आपको दिख रहा है, ये अर्थ है, और यहां पर एक मान लीजिए पार्टिकल है। इस पार्टिकल को ये अर्थ अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, इसे ही तो आप फोर्स ऑफ ग्रेविटी कह रहे हो। तो अगर यहां पर फोर्स है तो यहां पर भी एक्सेलरेशन आना चाहिए। यस और नो? हमने बोला ना, फोर्स होगा तो एक्सेलरेशन होगा। डायरेक्शन में भी डिफरेंट इन ईच केस, अलग अलग केस में एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अलग अलग होगा, लेकिन जब भी फोर्स आएगा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस जरूर करेगा। तो यहां सेकंड लाइन जो लिखा हुआ है इस बात पे फोकस कीजिएगा, क्या लिखा है? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। यहां फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, और ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या प्रोड्यूस करता है? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। जिस एक्सेलरेशन को आगे हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा ये फोर्स, जिसका हम नाम क्या देते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर है कि नहीं है? अर्थ अपनी ओर जिस फोर्स से किसी ऑब्जेक्ट को पुल करता है, खींचता है, उसे क्या कहते हैं? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और इस फोर्स के वजह से एक एक्सेलरेशन जनरेट होता है, प्रोड्यूस होता है, उस एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसे आप क्या करते हैं ना, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल स्मॉल जी। आपको पता होगा, स्मॉल जी सिंबल से आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। क्लियर है कि नहीं है? फिर आपको बता दें, चूंकि आप क्लास 11th स्टार्ट किए हैं तो आप इसको लेकर के काम कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा, हम जब अर्थ के सरफेस से जितना दूर जाते हैं इस जी का वैल्यू उतना कम होता जाता है। लेकिन आप अभी इस चैप्टर में इसका वैल्यू चेंज नहीं करेंगे। ग्रेविटी चैप्टर पढ़ाएंगे ना भाई, तो वहां पे बताएंगे कि हाइट के साथ साथ जी का वैल्यू चेंज होता है। आपने तो क्लास 9 में यही पढ़ा कि जी का वैल्यू इतना ही है, हर जगह बैठा दो, है ना? लेकिन इसमें एक रेस्ट्रिक्शन है। क्या? आगे पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, आपको समझ में आएगा। क्या कह रहा है? इन एब्सेंस ऑफ एयर रेसिस्टेंस, इन एब्सेंस ऑफ एयर रेसिस्टेंस। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, अगर हम इस ऑब्जेक्ट को यहां से छोड़ दें तो जब ये नीचे गिर रहा है तो क्या इस ऑब्जेक्ट और मेरे हाथ के बीच में यहां कुछ नहीं है? क्या है? एयर है, हवा है। तो यहां का जो एयर है वो इस चीज को नीचे जाने से क्या करेगा? रोकेगा। ऑब्वियसली रोक रहा है, जो आप अभी फील नहीं कर पा रहे हो, बट रोक रहा है। तो हम इस चीज को कंसीडर करते हैं कि एयर नहीं है, लेकिन है, एक्चुअली में एयर है, और इस चीज को हम कंसीडर कर रहे हैं कि एयर नहीं है, तब जाकर के बाकी चीजें यहां पर डिस्कस में आ रहा है। हमने क्या माना? यहां पर एयर नहीं है। बात समझे कि नहीं समझे? तभी आगे जाके जो भी इक्वेशंस लिखेंगे तब वैलिड होगा, अदरवाइज वैलिड नहीं है। ध्यान रहे। क्लियर है कि नहीं है? अगर यहां से ये नीचे जा रहा है तो नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है, यस और नो? कौन सा फोर्स? बोलिए, ग्रेविटी फोर्स, है ना? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। लेकिन एयर, यहां का जो एयर है, ये एयर, इस पर फोर्स किधर लगा? ऊपर की तरफ। ये फोर्स को हम नेग्लेक्ट मारते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? लिख रहा, इट इज फाउंड दैट ऑल बॉडीज मतलब समझ में आ रहा? तुमको भी ऊपर से छोड़ देंगे तो भी। कह रहा है इररेस्पेक्टिव ऑफ साइज, वेट और कॉम्पोजिशन। बोल रहा चाहे वो कोई भी बॉडी हो, चाहे ये मार्कर क्यों ना हो, मार्कर का साइज आप देख रहे हैं, ये डस्टर का साइज ही क्यों ना हो, ये जिससे बना है ये उससे नहीं बना है। कॉम्पोजिशन, साइज समझ में आया, कॉम्पोजिशन समझ में आया, वेट नहीं समझ में आ रहा है? इसका वेट और इसका वेट सेम है क्या? नहीं। तो कोई भी बॉडी, इररेस्पेक्टिव ऑफ साइज, वेट, कॉम्पोजिशन, ऑल विथ सेम एक्सेलरेशन। बस इस बात को पकड़ना। क्या कह रहा है?
फॉल विथ सेम एक्सेलरेशन। क्या कह रहा है बच्चा? अगर ये अर्थ का सरफेस है, ध्यान दीजिएगा, अगर हमने इसको अर्थ का सरफेस बनाया है, अगर यहां पर कोई बॉडी है और यहां पर कोई ये बॉडी है, अरे दोनों का शेप अलग है, यस और साइज भी ऑब्वियसली अलग आपको दिख रहा है। हम बोल देते हैं कि ये आयरन का बना हुआ है, ओके, इट इज मेड ऑफ आयरन, और ये बना हुआ कॉपर, मान लेते हैं। अलग अलग मटेरियल कॉम्पोजिशन अलग अलग है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो दोनों पर जो ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा, दोनों पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा वो क्या लगेगा? सेम लगेगा। और वो सेम क्या है? जी। ये डिपेंड नहीं करता कि किस टाइप का ऑब्जेक्ट है, कितना वेट है ऑब्जेक्ट का, या ऑब्जेक्ट किस साइज का है, किस चीज से बना हुआ है। क्लियर है कि नहीं है? अच्छा, नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर ये अर्थ है, अर्थ का सरफेस है, इससे काफी सामने होना चाहिए। अब कैसे पता चलेगा कि कौन सा सामने है और कौन सा दूर है? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इसके लिए एक कंडीशन लिखा हुआ है, आगे हम पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे आप, कि द मोशन ऑफ अ बॉडी, ध्यान दीजिएगा क्या लिख रहा है? द मोशन ऑफ अ बॉडी फॉलिंग टूवर्ड्स, द मोशन ऑफ अ बॉडी फॉलिंग टूवर्ड्स द अर्थ फ्रॉम अ स्मॉल एल्टीट्यूड इज कॉल्ड फ्री फॉल। बीच में ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ, उस चीज को समझेंगे हम थोड़ा देर बाद। स्मॉल एल्टीट्यूड इज कॉल्ड फ्री फॉल। व्हाट इज फ्री फॉल? व्हाट इज फ्री फॉल? तो कहां से सेंटेंस स्टार्ट हुआ था? इन एब्सेंस ऑफ एयर रेसिस्टेंस। जब एयर रेसिस्टेंस को हम क्या कर रहे हैं? नेग्लेक्ट मार रहे हैं। उस सिचुएशन में जब कोई बॉडी फॉल विद द सेम एक्सेलरेशन, सेम एक्सेलरेशन से क्या होगा? नीचे की तरफ जाएगा, नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, द मोशन ऑफ द बॉडी टूवर्ड्स द अर्थ, अर्थ की तरफ ही जाता है ना, ऊपर चल जाता है, अर्थ की तरफ जाता है, अर्थ फ्रॉम अ स्मॉल एल्टीट्यूड। स्मॉल एल्टीट्यूड का मतलब स्मॉल हाइट से, अर्थ का सरफेस से ज्यादा हाइट नहीं होना चाहिए। हाइट मस्ट बी वेरी मच लेस देन आर। आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ। आर क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ। कितना होता है पता है? हाँ, रेडियस ऑफ अर्थ अप्रोक्सीमेटली कितना होता है? 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? उससे काफी कम होना चाहिए। क्या करेंगे आप? अर्थ के सरफेस से 6400 किलोमीटर ऊपर जाकर के आप बोलेंगे कोई पार्टिकल को हमने छोड़ दिया है और वो इस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से नीचे आएगा क्या? कभी नहीं आएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? मतलब जो अर्थ का, आपने जो अर्थ का रेडियस लिया है, ये है मान लीजिए अर्थ का रेडियस कैपिटल आर, उसके कंपैरिजन में जो पार्टिकल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं वो काफी कम है। हाइट ये है, समझ में आ रहा कि नहीं है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं। चलिए यहां पे सरफेस बनाते हैं, ये सरफेस है मान लीजिए, और यहां पर पार्टिकल है, ये क्या है? एच है। सरफेस से हाइट क्या है? एच है। और ये आर क्या है? अर्थ का रेडियस है। कह रहा है ये जो हाइट है वो काफी कम होना चाहिए। एच इज वेरी मच लेस देन कैपिटल आर। आर मतलब क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ। इस कंडीशन में अगर हो तब हम ये बात कह सकते हैं कि कोई पार्टिकल किसमें है? फ्री फॉल में है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अदरवाइज नहीं। और अगर फ्री फॉल में है तो सभी का एक्सेलरेशन, चाहे ऐसा बॉडी हो चाहे ऐसा कोई बॉडी हो, सभी का एक्सेलरेशन क्या होगा? स्मॉल जी के बराबर। स्मॉल जी दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां हमने एयर रेसिस्टेंस को नेग्लेक्ट किया है तब। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, ये जी क्यों आ रहा है? शुरुआत में ही बताया जी क्यों आ रहा है, ये एक्सेलरेशन क्यों आ रहा है? ग्रेविटी के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। क्योंकि यहां पे फोर्स है ना, ये अर्थ जो है इन बॉडीज को अपनी ओर खींच रहा है, तो जहां भी फोर्स होता है वहां एक्सेलरेशन आता है। और यहां एक स्पेशल एक्सेलरेशन का नाम दिया गया है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर है कि नहीं? यहां पे ये बात भी क्लियर कर दिया गया कि साइज पे डिपेंड, कॉम्पोजिशन पे डिपेंड, वेट पे डिपेंड नहीं करता है। सभी का जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का वैल्यू होता है वो क्या होता है? सेम होता है, स्मॉल जी। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि सरफेस से काफी ज्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए। कितना ज्यादा काफी ऊपर बोलेंगे? मतलब अगर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो रेडियस ऑफ अर्थ है उसके कंपैरिजन में जो हाइट है, सरफेस से हाइट है, ये हाइट है। बात समझ में आ रहा है? दिस इज द हाइट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। और इसके कंपैरिजन में जो रेडियस ऑफ अर्थ है वो काफी बड़ा है, लगभग 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर। क्लियर है कि नहीं? इज कॉल्ड फ्री फॉल। यहां तक क्लियर है? समझ में आ रहा? व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न, ये हम समझा रहे हैं। अभी हमने कुछ नहीं सीखा है। व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न, अभी हम क्या सीखने जा रहे हैं, इस चीज को हम यहां इंट्रो के हिसाब से बता रहे हैं कि एक्सेलरेशन यहां आया ही क्यों, ये बात क्लियर किया।
ये जो एक्सेलरेशन है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, कंपोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता है। तीसरा बात क्या कि रेडियस ऑफ अर्थ से जो हाइट होगा पार्टिकल का वो काफी कम होना चाहिए। तब उस जगह से, इस जगह से अगर हम इस पार्टिकल को लीव कर दें तो ये जो लीव किए इसी को हम क्या कहेंगे, फ्री फॉल कहेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आगे बात करें। यहां पे एक पॉइंट हमने लिखा है, ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पे। क्या कह रहा है? एन आइडियल वन डायमेंशनल मोशन अंडर ग्रेविटी इन विच एयर रेसिस्टेंस एंड द स्मॉल चेंजेस इन एक्सेलरेशन विथ हाइट इज नेग्लेक्टेड। क्या बोल रहा है जानते हो? ये कह रहा है कि जब कोई पार्टिकल फ्री फॉल कर रहा है तो ये भी वन डायमेंशन मोशन में ही तो है, एक ही डायमेंशन में तो जा रहा है। पहला बात, इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, जो एयर रेसिस्टेंस है, ये जो नीचे जा रहे हैं तो एयर जो यहां का है वो जो रोक रहा है उसको हम क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं। पहला बात। और दूसरा बात, ये जो हम कह दिए ना कि जी का वैल्यू कांस्टेंट होता, चेंज नहीं होता, ऐसा सच बात नहीं है। ये सच बात अगर नहीं है तो इसका पर्दा कब खुलेगा? ग्रेविटेशन चैप्टर में खुलेगा। कि हाइट के साथ साथ जितना, ये अगर अर्थ का सरफेस है, इससे जितना यहां पर कितना होता है जी का वैल्यू, यहां पर सरफेस पर जी का वैल्यू कितना, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जैसे जैसे हाइट बढ़ाएंगे जी का वैल्यू घटता जाएगा। ये रियलिटी है। एंड दिस रियलिटी विल बी रिवील्ड इन ग्रेविटेशन चैप्टर, बट इन दिस चैप्टर वी विल डायरेक्टली यूज दिस वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बाय कंसिडरिंग इट इज कांस्टेंट फॉर एवरीवेयर। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रहा है? एवरीवेयर का मतलब अंडर अर्थ बोल रहे हैं। अब जाकर के मून में जी का वैल्यू वो मत बैठा दीजिएगा। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ गया है? वो जी में वहां जाइएगा तो g/6 हो जाता है ना, वो सब क्लास 9 में पढ़े हैं आप। तो क्या बातें क्लियर है? तो अब जो हमारा टॉपिक होगा, जो हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ा था, अगर ये वन डायमेंशन मोशन है तो इक्वेशन ऑफ मोशन यहां भी लागू होना चाहिए। तो इक्वेशन ऑफ मोशन यहां बनाने हम सीखेंगे अंडर ग्रेविटी। जब भी फ्री फॉल हो ऑब्जेक्ट का तो क्या मोशन ऑफ इक्वेशन जो हमने बनाया था वो सब लागू होंगे, और अगर लागू होंगे तो किस प्रकार से उनको हम रिप्रेजेंट करेंगे, नेक्स्ट हम जो है उसी को देखेंगे। ध्यान दीजिएगा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। एक एक कंडीशन लेकर के इस फ्री फॉल को हम समझते हैं। अभी हमने जो कंडीशन लिया है वो क्या है, देखिएगा। पहला कंडीशन है हमारा, इफ अ बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट, किसी बॉडी को अगर ग्राउंड लेवल से कुछ हाइट पे ले जाकर के सिंपल ड्रॉप किया जाए, फेंका नहीं जाए, फेंकना नहीं है, क्या करना है, सिर्फ छोड़ देना है, ड्रॉप कर देना है। इसका मतलब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी इसका क्या होगा, 0 होगा। इनिशियल वेलोसिटी इज 0, क्योंकि आप फोर्स तो यहां पे कुछ लगा नहीं रहे हो, आप जस्ट लीव कर रहे हो। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा सिचुएशन में, 0 हो जाएगा। तो हम इस कंडीशन के लिए क्या लिखने जा रहे हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन लिखने जा रहे हैं। क्लियर है कि नहीं? अगर ऐसा कंडीशन का कोई सवाल दिया रहे तो इक्वेशन ऑफ मोशन अगर डायरेक्ट हमें पता होगा तो उतना लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। बेसिक 4 जो फॉर्मूला हमने डिस्कस किया है वो तो है ही, उसमें कोई डाउट है नहीं, लगाएंगे वही, अल्टीमेटली वहीं से आएगा जो आएगा रिजल्ट। लेकिन डायरेक्टली याद रहेगा तो सवाल जल्दी बनेंगे। तो चलिए यहां पे जो बातें लिखा हुआ है अभी हम समझाते हैं इस चीज को। मान के चलिए कि दिस इज ग्राउंड लेवल, और इस ग्राउंड लेवल से आप मान लीजिए एक बिल्डिंग के ऊपर आप चढ़े हुए हैं। लेट सपोज दिस इज अ बिल्डिंग और अ टावर, ठीक है, जिसका हाइट क्या ले लेते हैं हम, h ले लेते हैं, ठीक है। इस लेवल पे जाने के बाद आप क्या कर रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट को यहां से छोड़ रहे हैं। क्लियर है कि नहीं? एक ऑब्जेक्ट को यहां से छोड़ रहे हैं। व्हाट इज इट्स इनिशियल वेलोसिटी, u इज 0। इनिशियल वेलोसिटी इज, ये नीचे जाएगा, स्ट्रेट लाइन मोशन ही हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यहां पर ये बात हम कंसीडर कर चुके हैं ऑलरेडी, जो लास्ट स्लाइड था उसमें हमने डिस्कस किया इस बात का कि हम यहां पे एयर रेसिस्टेंस को क्या कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं। एयर रेसिस्टेंस नेग्लेक्ट। क्लियर है कि नहीं? सो आई एम आस्किंग हियर कि क्या यहां पर जब ये ड्रॉप होगा ग्राउंड में तो उस समय इसका वेलोसिटी 0 ही रहेगा? ऑब्वियसली नहीं, धीरे धीरे वेलोसिटी क्या होता है, इंक्रीज होता है। और यहां पे लेट सपोज की वेलोसिटी क्या है, v है। वी डोंट नो हाउ मच बट इट विल चेंज। तो जब भी वेलोसिटी चेंज होता है बच्चा, एक्सेलरेशन आता है, यस और नो। और जब भी हमने अभी डिस्कस कर लिया ये बात को, जब भी ऊपर से नीचे की ओर या नीचे से ऊपर की ओर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करेगा
तो ड्यू टू व्हाट, यहाँ पे इसको जैसे ही हमने छोड़ा, किसी ऑब्जेक्ट को जैसे ही हमने ड्रॉप किया, जस्ट लीव किया, तो ये नीचे की तरफ ही मूव क्यों किया, ऊपर क्यों नहीं किया? तो डिस्कस ऑलरेडी हो चुका है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो फोर्स जिधर लग रहा है एक्सेलरेशन उधर हो रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब नीचे की तरफ एक एक्सेलरेशन वर्क कर रहा है यहां पर। गॉट इट? कोई दिक्कत नहीं। तो हम एक एक करके सारे पॉइंट्स को लिखते चलेंगे, ध्यान दीजिएगा। पहला पॉइंट हम लिखने जा रहे हैं, पहला पॉइंट यहां पर डिस्कस होना चाहिए क्या, कि जो इसका इनिशियल वेलोसिटी है, पॉइंट आउट कर रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी जो है u, हमने यहां पर क्या लिखा है नहीं पढ़े हैं, अभी चिंता मत कीजिए, अभी जरूरत नहीं। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 है। ये बात हम लिख सकते हैं। क्यों ना? एज द बॉडी स्टार्ट्स एट रेस्ट, एकदम रेस्ट पे था, पकड़े हुए थे, रेस्ट पर था, तब से रेस्ट से हमने छोड़ा है, तो स्टार्ट्स एट रेस्ट नहीं, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट लिखिएगा। स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा, कोई भी चीज जब रेस्ट से स्टार्ट होता है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 लेते हैं। आगे बात करते हैं, यहां पर एक्सेलरेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो एक्सेलरेशन यहां पर क्या होगा, बोलिएगा? जी होगा सर। क्या होगा? जी। सवाल अब यह है कि सर प्लस जी लेंगे कि माइनस जी लेंगे? प्लस जी। कैसे कैसे पता कि प्लस जी ही लेना है? तो ध्यान रखिएगा, जिधर मोशन हो रहा है, क्या बोल रहे हैं, जिधर मोशन हो रहा है, अगर एक्सेलरेशन उधर ही हो, किधर एक्सेलरेशन होता है? अरे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन किधर होता है? टुवर्ड्स द ग्राउंड, तो इधर ही है, और साथ में मोशन भी इधर ही हो रहा है। मोशन अगर इसके ऑपोजिट होगा तो माइनस जी लेना पड़ेगा। आप आगे सीधा सीधी ध्यान से इस बात को रख सकते हैं कि जब ग्राउंड के तरफ कोई ऑब्जेक्ट मोशन करेगा तो जी हम किस में लेंगे? पॉजिटिव लेंगे, और उसके ऑपोजिट अगर मोशन होगा तो क्या लेंगे? माइनस जी लेंगे। फिलहाल कौन सा कंसीडर कर रहे हैं? मोशन क्या हो रहा है ऊपर से नीचे, प्लस जी लेना होगा। ध्यान दीजिएगा, इस बात को अभी आप मेंशन करके रखेंगे, क्या कि एज एक्सेलरेशन इज in the direction of motion। और ऐसे भी आपको समझ में आ रहा होगा सर v माइनस यू बाई टी, तो v इज मोर देन u, नो, u इज 0, तो ऑटोमेटिक पॉजिटिव आएगा जो भी रिजल्ट आएगा। तो प्लस जी हमने लिख लिया। आगे बात करें, एक एक करके इक्वेशन लिखना शुरू करेंगे। तो पहला इक्वेशन हम लिखने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला इक्वेशन ऑफ मोशन, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है आपका? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। बोलो यस और नो। क्या बोल रहा है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स, एंड यू हैव ऑलरेडी डिक्लेयर्ड दैट u इज 0, तो ये वाला टर्म पूरा क्या हो जाएगा? 0। ए के जगह पे आप क्या लिखोगे? जी लिखोगे, तो अल्टीमेटली जो फॉर्मूला निकल करके आ रहा है v का, वो क्या निकल के आ रहा है बच्चा? ए के जगह जी और टी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करेंगे हम, v इक्वल टू जी टी। सिंपल, क्लियर है कि नहीं? जब भी कोई ऑब्जेक्ट को हम किसी हाइट पे ले जाकर के ड्रॉप करेंगे, ये v इक्वल टू जी टी लिखा करेंगे, ठीक है। सेकंड इक्वेशन में आते हैं, सेकंड इक्वेशन का यूज करेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट का बात आता है ना। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इज द सेकंड इक्वेशन। अप्लाई करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हेयर टू हेयर? h इज द डिस्प्लेसमेंट, ओके। तो s के जगह पे हम क्या लिखेंगे? h लिखेंगे। u इज 0, इफ u इज 0 ut विल टर्न इनटू 0। हाफ ए टी स्क्वायर, तो 1/2, ए के जगह क्या लिखना होगा? g लिखना होगा, हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये आपका किसका फॉर्मूला निकल गया? डिस्प्लेसमेंट का, कि जब किसी पर्टिकुलर हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर रहे होंगे तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? h होगा, एंड दिस h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर डायरेक्टली। क्लियर है कि नहीं है? एक और इक्वेशन लिखने जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। थर्ड इक्वेशन क्या होता है ना? v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अप्लाई कीजिए यहां पर। तो v कितना होगा नहीं पता, v ही मान लेते हैं। u आपको समझ में आ रहा होगा, दिस इज 0, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2as के जगह 2gh होगा, s मत लिखिएगा। क्लियर है कि नहीं है? आप सीधा सीधी इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं कि v इक्वल टू कितना होगा? v इक्वल टू रूट अंडर 2gh।
क्या आपको ये बात पता चल रहा है? अगर आपसे बोल दे कि यहां से कोई ऑब्जेक्ट को हमने ड्रॉप किया है विथ सम हाइट h, तो आप कितना वेलोसिटी के साथ ऑब्जेक्ट को यहां पर पाएंगे ड्रॉप होते हुए? रूट अंडर 2gh। इसमें से 2 कांस्टेंट है, g भी आपको 9.8 बैठाना, h खाली पता चल जाए तो काम बन जाए। मतलब सिर्फ हाइट पता चल जाए तो कोई ऑब्जेक्ट कितना वेलोसिटी के साथ ग्राउंड में टकराएगा आप डायरेक्टली इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, दैट इज रूट अंडर 2gh। गेटिंग माई पॉइंट? और तो कुछ चाहिए नहीं, सिर्फ इस फॉर्मूला में क्या है? अननोन हाइट h। क्लियर है कि नहीं? आगे बात करते हैं। आपने एक और फॉर्मूला सीखा था Sn वाला। Sn इक्वल टू क्या होता है? u प्लस हाफ या फिर a/2 करते थे 2n माइनस 1। याद आ रहा है? ये क्या था? डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। तो मान के चलते हैं कि यहां से यहां तक जब ये डिस्प्लेस हो रहा है तो कितना टाइम हो रहा है? n हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट को तो यहां पर हम h लिखे हैं और यहां पर क्या कर देंगे? डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड को hn कर दे रहे हैं। u इज अगेन 0, यहां पर 1/2 है, 1/2 लिखेंगे। a के जगह g हो जाएगा, बाकी तो 2n माइनस 1 होगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बोलिए क्लियर है? चारों इक्वेशन को हमने यहाँ पे सीक्वेंस वाइज डील किया है, समझ में आ रहा है? अब ये साइड में जो भी इक्वेशन आपने पढ़ा था, दीज आर द प्रिंसिपल इक्वेशंस, बाय द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन वी फाउंड इट। अब इस सिचुएशन के लिए ये फॉर्मूलाज को आप दिमाग में सेट कर लीजिए। ये 4 फॉर्मूलाज हैं जो हमने बॉक्स बना दिया। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है? बोलो। नो इश्यू विद दैट। अब सुनिएगा, क्वेश्चन में डायरेक्टली आपसे क्या क्या चीजें पूछा जाता है इस सिचुएशन के लिए, तो इधर फोकस कीजिए। हम यहां पर लिखेंगे इस चीज को। इस टाइप के सवाल में डायरेक्टली आपसे क्या क्या पूछा जाता है? पहला सवाल पूछा जाता है कि जब कोई पार्टिकल को किसी हाइट पे ले जाकर के ड्रॉप किया जाता है तो उसको रिच होने में, उस जगह तक पहुंचने में, ग्राउंड तक पहुंचने में टाइम कितना लगा? ये डायरेक्टली पूछा जाता है आपसे। तो टाइम टू रिच द ग्राउंड, ये सवाल पूछा जाता है। यहां पे टाइम बोल करके कहीं पे दिख रहा है? बोले हाँ सर, टाइम इक्वल टू v/g हो सकता है। अगर v पता हो तो, आपको v भी नहीं पता है मान के चलिए, तो यहां पर आपको दिख रहा है। आपको v भी नहीं पता कि कितना वेलोसिटी के साथ ग्राउंड में ऑब्जेक्ट टकराया, नहीं मालूम। आपको सिर्फ मालूम क्या कि इतना हाइट से हमने ड्रॉप किया है, तो कितना टाइम लगेगा जाने में? तो सीधा सीधी यहां से t निकाल लो भाई। ये g नीचे जाएगा, ये 2 ऊपर जाएगा, 2h/g आएगा, रूट अंडर आ जाएगा। ये सर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हम हाईलाइट कर रहे हैं, इसको सॉल्व करने से क्या आ जाएगा? ये g नीचे आएगा और ये 2 ऊपर जाएगा, तो यहां पर हम लिख सकते हैं 2h/g का अंडर रूट। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर सिर्फ आपको हाइट पता है तो आप निकाल सकते हैं कि नहीं? यस और नो? अगर आपको सिर्फ हाइट दे दिया जाए और आपको बोला जाए कि ये ऑब्जेक्ट कितना टाइम लगेगा ग्राउंड में टकराने में, तो रूट अंडर 2h/g, h का वैल्यू बैठाइएगा, g का वैल्यू आपको पता है। क्लियर है कि नहीं? और क्या पूछा जाता है? ये एक चीज पूछा जाता है। अच्छा, एक और फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। मान लीजिए कि हाइट दिया हुआ, तब तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। और अगर हाइट नहीं दिया हुआ, सिर्फ इतना बता रहा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इतना वेलोसिटी के साथ ग्राउंड में टकरा रहा है तो पक्का वो कितना टाइम ट्रेवल किया होगा, हवा में कितना देर तक ट्रेवल किया होगा। इसका मतलब कितना हाइट से फेंका होगा उस ऑब्जेक्ट को। फेंका नहीं होगा, सॉरी, ड्रॉप किया होगा। फेंकना अलग चीज है, ड्रॉप करना अलग चीज है। तो इस फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हैं। अरे v/g हो जाएगा, t इक्वल टू क्या हो जाएगा? v/g हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, दोनों ही चीज का यूज हम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन गिवन इन योर क्वेश्चन। टाइम वाला क्वेश्चन एक आता है इसमें। एक और बात आता है कि कितना वेलोसिटी के साथ टकराएगा, तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अरे कितना वेलोसिटी के साथ ग्राउंड में ये टक्कर मारेगा, तो रूट अंडर 2gh। ये फॉर्मूला ऑलरेडी यहां पे डिराइव्ड है, इनको कुछ करने का जरूरत नहीं है। एक्चुअली इक्वेशन ये था, इसको हमने सॉल्व पहले ही करके रख लिया था। काम का चीज हमारा वो है रूट अंडर 2gh। अच्छा, एक सवाल ये भी हो सकता है, मान लीजिए आपको यहां पे बता दे कि कोई ऑब्जेक्ट इतना वेलोसिटी के साथ ग्राउंड में टकरा रहा है तो पक्का कितना हाइट से फेंका गया होगा। कितना हाइट से फेंकेंगे कि जब ग्राउंड में फेंकेंगे नहीं, फिर से मुंह से बार बार निकल रहा, फेंकेंगे, फेंक नहीं रहे हैं हम। कितना हाइट से हम ड्रॉप कर रहे हैं इसको कि इसका वेलोसिटी इतना है। मान लीजिए वेलोसिटी दिया हुआ है, तो उस सिचुएशन में क्या निकालना पड़ सकता है आपको? हाइट निकालना पड़ सकता है। तो हाइट का फॉर्मूला आप कैसे निकालेंगे? यहां से निकाल लीजिए आप, हाइट का फॉर्मूला यहां से निकाल लीजिए आप। h इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां पर? v² बाई 2g। सीधा सीधी ये 3 तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं
तीनों फॉर्मूलाज हमने यहाँ लिख दिया, v²/2g। अगर v दे दिया रहे कि कितना वेलोसिटी से टकरा रहा ग्राउंड में, तो आप इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। बोलिए क्लियर है कि नहीं? सिचुएशन समझ में आया? अब हम इसी मोशन को, जो आप इस मोशन को देख रहे हैं, इस मोशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब हो गया, आप ग्राफ बनाने ऑलरेडी जानते हैं। इसी चैप्टर में हमने पोजीशन टाइम ग्राफ बनाने सिखाया है आपको, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाने सिखाया। अगर उस वीडियो को आप लोग नहीं देखें तो पहले ही मैं बता रहा हूं, जाकर के उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि यहां पर हम डायरेक्टली इस चीज को हम नहीं समझ सकते हैं, पहले उस चीज को समझना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं? एक्स्ट्रा में हम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ भी यहां पर बनाएंगे, ध्यान दीजिए। अब हम इन कंडीशंस का ग्राफ बनाएंगे। हमने लिखा है 2 नंबर पे, ध्यान दीजिएगा। क्या 2 नंबर पे हमने लिखा है? ग्राफ ऑफ डिस्टेंस, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। माने टाइम के साथ साथ हम डिस्टेंस वर्सेस टाइम देखेंगे एक बार वेलोसिटी वर्सेस टाइम देखेंगे, एक बार एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम देखेंगे। इससे पहले हमने बोला था आपको कि ये जब लिखा था तो ये जो पॉइंट है इसको हमने समझाया नहीं था। ध्यान दीजिएगा क्या लिख रहा है, टेकिंग इनिशियल पोजीशन एज ओरिजिन। मतलब जहां से ये ऑब्जेक्ट चालू हो रहा है, मोशन करना स्टार्ट कर रहा है, उस जगह को हम क्या मान रहे हैं? ओरिजिन मान रहे हैं। तो इस ग्राफ में उस चीज का रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा कि क्या बातें यहां पे लिखा हुआ था, इसका इंपॉर्टेंस ग्राफ में है, इसलिए वो बात वहां पे नहीं बताया गया। क्लियर है? तो इनिशियल पोजीशन को हमने कहां मान लिया? ओरिजिन में मान लिया, पहला बात। दूसरा क्या लिख रहा है? एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन। डायरेक्शन ऑफ मोशन किधर है? ग्राउंड के तरफ है, दिख रहा है डाउनवर्ड, नीचे की तरफ। डायरेक्शन ऑफ मोशन एज अ पॉजिटिव, यस और नो। जिधर मोशन हो रहा है एक्सेलरेशन भी उधर ही है, तो हमने क्या ले लिया था? एक्सेलरेशन इक्वल टू प्लस जी ले लिया था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है डाउनवर्ड है, और इस डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम क्या मान रहे हैं? पॉजिटिव डायरेक्शन। क्लियर है कि नहीं? मान लीजिए कोई बॉल को आपने यहां से इस तरह से फेंका है, तो चुपचाप जाकर के यहां रुकेगा नहीं, ये रिवर्स बाउंस करेगा। तो जब ये टकरा के रिवर्स बाउंस करेगा तो इस डायरेक्शन को का मोशन को क्या लेंगे? नेगेटिव। समझ में आ रहा कि नहीं यार? ऊपर से नीचे को हमने क्या ले लिया? डाउनवर्ड को क्या ले लिया है? पॉजिटिव। ये समझाने का मतलब था, ये जो लाइन था इसका सिर्फ इतना मतलब था। चलिए वापस आते हैं हम लोग। यहां पर पहला जो हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, पहला ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम या डिस्टेंस वर्सेस टाइम मान लीजिए। सेकंड आप वेलोसिटी को लीजिए, वेलोसिटी वर्सेस टाइम बनाए। और थर्ड जो ग्राफ बनाएंगे वो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम बनाएंगे। क्लियर है कि नहीं? आपसे पूछ रहे हैं बताइए जरा डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ कैसा बनेगा। तो आपको देखना चाहिए, इस इक्वेशन पे ध्यान देना चाहिए कि दिस इज द डिस्टेंस एंड दिस इज द वेलोसिटी, यस और नो। तो क्या आपको ये पता चल रहा है कि सर अच्छा नॉर्मल, ये बताइए, हम आपसे एक सिंपल सवाल पूछ रहे हैं कि जब ऑब्जेक्ट को यहां से छोड़ा जा रहा है, वेलोसिटी 0 है, तो धीरे धीरे वेलोसिटी इंक्रीज होते जा रहा है, मतलब टाइम के साथ साथ वेलोसिटी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो मान लीजिए पहला सेकंड में जितना डिस्टेंस कवर किया था, दूसरा सेकंड में उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा? नहीं, ज्यादा कवर करेगा। यस और नो? आप यहां से नहीं तो आप यहां से भी देख सकते हैं, कहां गया वो फॉर्मूला? यहां वाला है ना। टाइम के साथ जो रिलेशन था उसके साथ आप देख सकते हैं इस चीज को। क्या था एक्चुअली में? इस चीज को अगर हम लिखे यहां पर तो आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ होगा? टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2h/g, या फिर इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं, क्या था रे? h इक्वल टू 1/2g टी स्क्वायर। ये था ना एक्चुअली में, तभी तो उसको डिराइव करके हमने वो लाया था। फिर से रिपीट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहे हैं। h इक्वल टू 1/2g टी स्क्वायर, ऐसा था। अगर आप ध्यान दें तो हाइट जो है या डिस्टेंस, एक्चुअली हाइट यहां पर क्या है? एक्चुअली डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है? टी स्क्वायर का। दिख रहा है? 1/2g तो कांस्टेंट है। मतलब ये है कि अगर 1 सेकंड है तो हाइट 1 है मान लेते हैं, समझ में आ रहा है? और जैसे ही टाइम क्या हो गया? 2 सेकंड, तो हाइट क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4। मतलब हर टाइम के साथ ये जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज करता जा रहा है, लेकिन लीनियरली इंक्रीज कर रहा क्या? अरे लीनियर इक्वेशन समझते हैं? लीनियर इक्वेशन का जो पावर होता है वो 1 होता है। इज दिस लीनियर? नो, दिस इज क्वाड्रेटिक। इफ दिस इज क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक में जो स्ट्रेट लाइन बनाते थे, क्या स्ट्रेट लाइन आएगा? ये नहीं, पॉसिबल नहीं। स्ट्रेट लाइन कब आता? अगर यहां पर h इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t लिखा रहता है, माने टाइम के साथ साथ हाइट बढ़ता जाता, लीनियरली बढ़ता जाता। लेकिन चूंकि यहां पर क्या है? स्क्वायर है, तो क्वाड्रेटिकली बढ़ेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से ये बना हुआ है। स्क्वायर दिख रहा ना पावर?
समझ में आ रहा है? सर 1 सेकंड में हाइट 1 मीटर अगर मान ले तो दूसरा सेकंड में हाइट 2 मीटर नहीं है, दूसरा सेकंड में हाइट 4 मीटर हो चुका, तीसरा सेकंड में हाइट 9 मीटर हो चुका है। तो इसके साथ लिनियरली तो वेरी नहीं कर रहा है। तो ग्राफ किस प्रकार होना चाहिए जरा बता सकते हैं? सर ओरिजिन से ही मोशन स्टार्ट हुआ, हमने पहले ही मान लिया है। इस जगह को क्या मान रहे हैं? ओरिजिन। और धीरे धीरे क्या हो रहा है, इसका डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है और टाइम भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन टाइम जिस रेस्पेक्ट में बढ़ रहा है उससे ज्यादा तेजी से क्या बढ़ रहा है? डिस्टेंस बढ़ रहा है। यस सर। तो आप ज्यादा तेजी से किसको बढ़ा दीजिए? डिस्टेंस। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? देखिए ध्यान से, टाइम बढ़ रहा है लेकिन टाइम का बढ़ने का रेट कम है और डिस्टेंस का बढ़ने का रेट ज्यादा है। डिस्टेंस ऊपर की तरफ है ना, डिस्टेंस धड़ाक से आपने बढ़ा दिया ऊपर। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? दिस इज अ पार्ट ऑफ हाइपरबोला, इसे हम पढ़ाया हुआ है आपका, आप चेक कर लीजिएगा। हाइपरबोलिक इक्वेशन y इक्वल टू 4ax² करके लिखा हुआ होगा। यस और नो, है कि नहीं? हाइपरबोला जनरल आपका बेसिक मैथ्स में हमने आपको बताया है ये चीज। वापस आते हैं वेलोसिटी पर। वेलोसिटी वर्सेस टाइम। तो टाइम के साथ साथ वेलोसिटी भी तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन कैसे इंक्रीज हो रहा है? इंक्रीज तो इसमें भी हो रहा है सर, टाइम के साथ साथ हाइट इंक्रीज हो रहा था। हाइट बोलने का मतलब यहां डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा था, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहां पर इस बात को आप मेंशन करके रखिए बकायदा, क्या कि यहां जो सर डिस्प्लेसमेंट है ना, या हाइट लिख रहे हैं चूंकि डिस्प्लेसमेंट को, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? t² है, इसलिए ग्राफ इस प्रकार बना। सवाल अब यह है कि यहां वेलोसिटी टाइम पर किस प्रकार डिपेंड करता है। तो आप ध्यान दीजिए, यहां पर स्ट्रेट लाइन v इक्वल टू GT लिख सकते हैं। हाँ, क्या हम यहां पर क्या लिख सकते हैं? v इक्वल टू GT। g कांस्टेंट है तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, मतलब पहला सेकंड में वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड है तो दूसरा सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड होगा, मतलब लीनियरली वेरी कर रहा है। v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, तो टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा वेलोसिटी उसके साथ साथ लीनियरली बढ़ेगा, उसी तरह से बढ़ेगा। सो दिस इज स्ट्रेट लाइन। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्लियर है कि नहीं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर रहे इस तरह कर सकते हैं, यहां डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t² रहे तो इस तरह से ग्राफ को डायरेक्टली इस तरह ऊपर की तरफ बढ़ाना है। ठीक है। नाउ अबाउट एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, तो आपसे पूछ रहे हैं जब यहां पर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पर था, जैसे इसको छोड़े हम, तो उस समय इसके पास एक्सेलरेशन कुछ होगा, धीरे धीरे नीचे की तरफ जाएगा तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा कि घटेगा? क्या बोल रहा है? बढ़ेगा। भाई साहब पहले ही डिस्कस कर चुके हैं फ्री फॉल में, हमने यहां पर एयर रेसिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दिया है और अब ये मान लिए हैं कि अगर ग्राउंड के थोड़ा सा ऊपर से किसी ऑब्जेक्ट को हम फेंके तो वहां पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, और वो भी किसके वैल्यू के बराबर होता है? g के वैल्यू के बराबर होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कंडीशंस वगैरह सब कुछ पढ़ा दिया था ये सब चीजें। तो याद रखिएगा यहां पर एक्सेलरेशन को हम क्या माने हैं? कांस्टेंट माने, तभी ये जो इक्वेशंस बना पा रहे हो आप बना पा रहे हो। ये जो 4 इक्वेशन आप पढ़ रहे हो ना, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए वैलिड है। अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल हो गया है तो ये चारों इक्वेशन में से कोई भी वैलिड नहीं है। यहां एक्सेलरेशन हमने कांस्टेंट माना है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है टाइम के साथ, और यहां पर मान लेते हैं प्लस g एक्सेलरेशन है, ऐसे चलता जाएगा, टाइम बढ़ता जाएगा लेकिन एक्सेलरेशन में कोई वेरिएशन नहीं आएगा। बोलिए क्लियर है कि नहीं? तो बहुत सिंपल तरीके से बनाने का कोशिश किया, बताने का कोशिश किया आपका ग्राफ को। अब हम आगे बढ़ेंगे, इसके और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है डिस्कस करते हुए। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, जो बातें हमने अभी सीखा उसी बात को यहां पे लिखा हुआ है, और ये इसका एप्लीकेशन आपको न्यूमेरिकल्स में देखने को मिलेंगे। क्या कह रहा है देखिएगा, एज h इक्वल टू हाफ GT², ऑलरेडी इस टाइप के मोशन में h इक्वल टू क्या होता है? h इज द डिस्टेंस इक्वल टू हाफ GT²। तो यहां से हमने बोला था कि 1/2 अगर कांस्टेंट है तो यहां h इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? t²। तो लिख रहा है डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम t, 2t, 3t एटसेट्रा विल बी, मतलब अलग अलग टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा वो क्या क्या होगा? डिस्टेंस कवर्ड होगा, कितना कितना डिस्टेंस कवर करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? t का मतलब मान लीजिए फर्स्ट नहीं 1 सेकंड मान लीजिए, ये 2 सेकंड मान लीजिए, ये 3 सेकंड मान लीजिए। तो 1 सेकंड में जितना डिस्टेंस कवर होगा क्या 2 सेकंड में भी उतना ही डिस्टेंस कवर होगा? नो। कितना होगा? t² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इस वजह से यहां लिख रहा है इन द रेशियो ऑफ 1 सेकंड में 1², 2 सेकंड में 2², 3 सेकंड में 3², 4 सेकंड में 4²। तो रेशियो एक्चुअली में क्या आ रहा है? 1:4:2
9 ऐसे आ रहा, दैट इज द स्क्वायर ऑफ इंटीजर्स। क्लियर है कि नहीं है, समझ में आ रहा है? अगर डेमोन्स्ट्रेशन देखना है तो थोड़ा सा देखिए ध्यान से। फर्स्ट सेकंड में इतना चला, सेकंड जो दूसरा सेकंड होगा उसमें थोड़ा ज्यादा चलेगा, और वो ज्यादा कितना होगा? अगर पहला 1 मीटर है तो दूसरा वाला कितना होगा? 4 मीटर होगा। नहीं, दूसरा वाला 4 मीटर नहीं होगा, यहां से लेके यहां तक कितना होगा? 4 मीटर होगा। समझ में? मतलब तीसरा सेकंड और थोड़ा ज्यादा होगा, यहां तक आएगा, तो शुरू से लेकर के यहां तक कितना डिस्टेंस कवर होगा? 9 मीटर होगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अगर इंडिविजुअली निकालना चाहते हैं कि इसके बीच का कितना होगा, तो इससे इसको घटा लीजिए, कितना आ जाएगा? 3 मीटर। इससे इसका खाली निकालना है तो आप घटा लीजिए, क्या हो जाएगा बच्चा? 9 से 4 घटा लीजिए तो 5 मीटर। मतलब अगर आपसे बोले कि 1 सेकंड में कितना, तो 1 मीटर ट्रेवल हुआ, तो 2 सेकंड में कितना होगा? 4 मीटर। मतलब यहां से स्टार्टिंग कहां से कर रहे हैं? यहां से। समझ में? 3 सेकंड में कितना, तो टोटल कितना? 9 मीटर। लेकिन अगर ऐसे करके आपसे पूछे कि फर्स्ट सेकंड में कितना, तो 1 मीटर। सेकंड सेकंड में कितना? 4 मीटर। 4 मीटर नहीं, 3 मीटर। सेकंड सेकंड में 2 सेकंड्स में अलग चीज है, और सेकंड सेकंड में अलग चीज है। मतलब पहला सेकंड में 1 मीटर, और जो बचा 1 सेकंड है। समझ में आ रहा? मतलब दूसरा वाला सेकंड में कितना चला, तो 3 मीटर चला। दूसरा वाला सेकंड में टोटल कितना चला? 2 सेकंड में 4 मीटर। 2 सेकंड में टोटल कितना चला? 4 मीटर। समझ में आ रहा? हम टाइम रेफरेंस को यहां पर दिखा देते हैं। यहां पे टाइम कितना है? t = 0 है। क्लियर है कि नहीं? यहां पे मान के चलते हैं, ये वाला जगह पे t = कितना है? 1 है, 1 सेकंड है। यहां पे क्या है? बोलिए, t = मान लेते हैं t = 2 सेकंड है, और यहां पर क्या है? t = 3 सेकंड है। समझ में आ रहा कि नहीं है? यहां पे 1 सेकंड का बात हो रहा है, 2 सेकंड का बात हो रहा है, 3 सेकंड का बात हो रहा है। लेकिन अगर आपसे बोले कि फर्स्ट सेकंड एंड सेकंड सेकंड, तो ये नहीं है। सेकंड सेकंड का मतलब ये हो गया खाली। समझ में आ रहा है? ये फर्स्ट सेकंड हो गया, ये सेकंड सेकंड हो गया, ये थर्ड सेकंड हो गया। इस चीज का फील जो है हम अभी करा देते हैं। क्या आपको ये बात समझ में आ गया? क्लियर है? ठीक है, किस हिसाब से डिस्टेंस बढ़ेगा? ठीक है, 1, 4, 9, 16, 25, इस हिसाब से डिस्टेंस कवर बढ़ते चलेंगे। क्लियर है कि नहीं है? 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड में डिस्टेंस कवर इस तरह से निकालते हैं। आगे बात करते हैं। अगर इसी जगह पर यह पूछा जाए आपसे कि डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड, nth सेकंड मतलब फर्स्ट सेकंड, मतलब अभी ये वाला डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट सेकंड। अरे फर्स्ट सेकंड तो यहां पे छूट गया है, देखो ध्यान से। फर्स्ट सेकंड, डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट सेकंड कितना है? दिख रहा है, यहां पे लिखा हुआ है, इधर लिख देते हैं 1 मीटर। अगर फर्स्ट सेकंड में डिस्टेंस कवर्ड 1 मीटर, तो सेकंड वाला सेकंड में 3 मीटर। कैसे पता चला हमको? ऐसे तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे भी पता चल रहा है, और यहां एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड इज हाफ g 2n - 1। यहां से भी पता चलता है। सो यू कैन से यहां पर कि जो डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका? 2n - 1 का। इस फॉर्मूला के हिसाब से बैठा दीजिए, n इज फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड, जितना भी नंबर है वहां पे बैठाइए। तो यहां पे लिख रहा है, सो डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट के जगह मतलब 2 × 1 दैट इज 2 - 1, कितना हो जाएगा? 1 मीटर। सेकंड सेकंड का बात करेंगे तो 2 × 2 = 4 - 1, कितना हो जाएगा? 4 - 1 3। तो देखिए क्या लिखा हुआ? 3 आ रहा है, यहां पे भी लिखा 1:3। उसके बाद क्या हो जाएगा? थर्ड सेकंड, 3 × 6 - 1 दैट इज 5 आ रहा है। यहां पे देखिए थर्ड सेकंड में कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। क्लियर है कि नहीं? तो इस तरह से भी डील कर सकते हैं। बाकी आपका फॉर्मूला भी आपको यही सजेस्ट करता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। अब हमें इस बात को समझना है कि अगर कोई पार्टिकल को ड्रॉप नहीं करके थ्रो किया जाए तो हम क्या करेंगे? ध्यान दीजिए। अब हम आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। सिचुएशन क्या ले रहे हैं? अ बॉडी, इफ अ बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड विद सम इनिशियल वेलोसिटी। डाउनवर्ड क्या कर रहे हैं हम? प्रोजेक्ट कर रहे हैं। प्रोजेक्ट कर रहे हैं मतलब कुछ वेलोसिटी दे के भेज रहे हैं। इनिशियल वेलोसिटी समथिंग इज देयर, 0 नहीं है। तो ये ग्राउंड लेवल है, इस हाइट पे कोई बॉडी है, और इसको हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं विद सम इनिशियल वेलोसिटी। ये 0 नहीं है, कुछ है, इट इज नॉट इक्वल टू 0। अब कितना है क्वेश्चन देगा। यहां पे जब ये कोलाइड करता है ग्राउंड के साथ, उस समय वेलोसिटी v जैसे मान रहा था v मानो, कोई दिक्कत नहीं। लेट सपोज कितना हाइट से आपने इसको फेंका है?
अब कह सकते हैं फेंका है, उस समय फेंका नहीं था, आपने ड्रॉप किया था। दिस इज नॉट द कंडीशन ऑफ फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो कुछ हाइट से आपने फेंका है, लेट सपोज h हाइट से फेंका है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन इसका अगर आप लिखने चाहें, इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना चाहें तो पहला इक्वेशन ऑफ मोशन क्या लिखेगा सर? v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यस और नो? लेकिन a की जगह क्या होगा? g होगा, g2। अगेन आप ध्यान दे रहे हैं अगर, तो ग्राउंड के तरफ ही जा रहा है मोशन, ग्राउंड के तरफ ही है, तो g का वैल्यू क्या लेंगे? पॉजिटिव ही लेंगे, इसीलिए क्या लिखा हुआ है? gt। a की जगह क्या हो जाएगा? हमेशा g हो जाएगा। जब भी ऊपर और नीचे वर्टिकली जब भी मोशन हो तो एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या ले लीजिए? g ले लीजिए। वर्टिकली समझ में आ रहा है? या तो ऊपर से नीचे आए ऑब्जेक्ट, या तो नीचे से ऊपर जाए, तब भी। अभी नेक्स्ट कंडीशन में हम वो लेंगे, क्लियर है कि नहीं? चिंता मत करिए। तो चलिए दूसरा इक्वेशन हम लिखने जा रहे हैं, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो हाफ जी टी स्क्वायर लिख देंगे, एंड द डिस्प्लेसमेंट इज हाउ मच? h। तो s के जगह क्या लिखा करेंगे? h। यहां से यहां तक जाने में टाइम कितना लग रहा है? मान लिया t टाइम लग रहा है, क्लियर है कि नहीं? अच्छा, तीसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a के जगह g, s के जगह h। काम बन गया, क्लियर है कि नहीं? फोर्थ इक्वेशन क्या हो जाएगा? एस एन के जगह क्या हो जाएगा? एच एन इज इक्वल टू यू प्लस 1/2, a के जगह g 2n माइनस 1, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, एच एन है यहां। बोलिए समझ में आया? बहुत सिंपल है, यहां पर u 0 नहीं है, बाकी जैसा था सब कुछ वैसा है। लेकिन ध्यान रखिएगा, इस सिचुएशन में टाइम निकालने के लिए अगर बोला जाए तो डायरेक्टली आप नहीं बैठा सकते √2h/g। थोड़ा देर पहले फॉर्मूला बैठाए थे, t इक्वल टू क्या होता है? √2h/g। तो यहां नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि वहां इनिशियल वेलोसिटी चूंकि 0 था, यहां 0 नहीं है, u इज देयर, u इज देयर। क्लियर है कि नहीं है? तो इसमें और ज्यादा इसमें डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे। अब हम डिटेल में चर्चा करेंगे जब कोई ऑब्जेक्ट को ग्राउंड लेवल से ऊपर की तरफ वर्टिकली फेंका जाए। अरे ऐसे करके ग्राउंड में लेवल में जाकर के छोड़ देंगे तो क्या ऊपर अपने आप चले जाएगा? नहीं, ये कंडीशन तो पढ़ना नहीं होगा आपको, समझ में आ रहा होगा कि ग्राउंड लेवल में ले जाकर के छोड़ दिए सर तो ऊपर उड़ गया, ऐसा नहीं होगा। मतलब ग्राउंड लेवल में अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको आपको फेंकना पड़ेगा विथ इनिशियल वेलोसिटी समथिंग। क्लियर है कि नहीं है? तो चलिए उस कंडीशन को देखते हैं, ध्यान। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट कंडीशन हमने लिया क्या है? इफ अ बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। तो जैसे कि हमने समझा कि ग्राउंड लेवल पे अब कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, भाई अगर रखा हुआ रहे तो रखा हुआ ही रह जाएगा, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं ले सकते। यहां पर हम कंडीशन क्या ले रहे हैं कि इस जगह से हम किसी ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं? ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वर्टिकली अप फेंक रहे हैं, मतलब विथ सम इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी कुछ भी है, 0 तो नहीं होना चाहिए, नहीं तो पड़ा हुआ रह जाएगा। u वेलोसिटी से हमने इसको फेंका, क्लियर है कि नहीं? लेट सपोज ये t टाइम के बाद एक हाइट रीच करता है और ये यहां तक पहुंचता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि दिस इज द मैक्सिमम वन, हम ये नहीं कह रहे, हम ये नहीं कह रहे। हो सकता है कि ये और ऊपर जाए, लेकिन हम ये मान रहे हैं कि यहां पर जाकर के इसका वेलोसिटी क्या हो चुका है? v हो चुका है। थोड़ा देर ये बात को डाइजेस्ट कीजिए, क्लियर है कि नहीं? अच्छा, मोशन किधर होता है सर? ऊपर की तरफ। तो जिधर मोशन होता है उस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले लेते हैं। सो जो एक्सेलरेशन होगा इस सिचुएशन में, बताइए जरा क्या होगा? एक्सेलरेशन तो नीचे की तरफ है, लेकिन मोशन किधर हो रहा है? ऊपर की तरफ हो रहा है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो इस सिचुएशन में g को हम क्या लेंगे? -g। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्लियर है कि नहीं? एक्चुअली रिटार्डेशन है, यस और नो? वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ेगा कि घटेगा? आपसे पूछ रहे हैं। बढ़ेगा? वाह, बहुत अच्छा बच्चा है तुम। किसी ऑब्जेक्ट को हम ग्राउंड से ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो वेलोसिटी बढ़ रहा है ऊपर जाते जाते, वेलोसिटी घट रहा है। whenever the velocity decreases with time, that results into retardation, not into acceleration. इसको डी एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। क्लियर है कि नहीं है? तो रिटार्डेशन हो रहा है, इसीलिए नेगेटिव एक्सेलरेशन लेना पड़ेगा। हम यहाँ पे डायरेक्टली इस बात को लिख रहे हैं पॉइंट बना करके कि सिचुएशन में a का वैल्यू हम क्या लेंगे? -g लेंगे। क्या लिखेंगे? एज डायरेक्ट एज
डायरेक्शन ऑफ मोशन इज opposite to डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। यहां पे एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर है? नीचे की तरफ, लेकिन मोशन किधर हो रहा है? ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ जो मोशन हो रहा है उसको हम पॉजिटिव लेंगे, लेकिन जो नीचे की तरफ जो भी चीज रहेगा नीचे, उसको क्या लेंगे? नेगेटिव ले लेंगे। ऊपर जो भी चीज आएगा उसको क्या ले लेंगे? पॉजिटिव ले लेंगे। क्लियर है कि नहीं? तो जी किधर है? नीचे की तरफ है, नेगेटिव लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आगे बात करते हैं हम। तो हम यहाँ पे मान रहे हैं कि टी टाइम पे ये ऑब्जेक्ट यहां से चलना शुरू करता है, यहाँ टी इक्वल टू 0 है, यहां पर शुरू हो रहा है मोशन, यहाँ पे टी इक्वल टू क्या है? 0 है, और यहां समथिंग टाइम टी पहुंच गया है। तो हम यहां लिख सकते हैं, इस चीज को बढ़िया से लिखिएगा। सो इफ द बॉडी इज प्रोजेक्टेड, इफ द बॉडी इज प्रोजेक्टेड, so if the body is projected with velocity u, ठीक है, u वेलोसिटी के साथ हमने अगर प्रोजेक्ट किया है, और ये t टाइम पे कहां पे पहुंच जा रहा है? h हाइट पे पहुंच जा रहा है, इस बात को लिखेंगे। एंड आफ्टर टाइम t it reach हाइट h। अगर ये h हाइट तक पहुंच जाता है तो इक्वेशन हम क्या लिखें? क्लियर है कि नहीं? तो चलिए लिखना शुरू करते हैं। देन लिखना शुरू करते हैं। पहला इक्वेशन हम लिखने जा रहे हैं। यहां पर फाइनल वेलोसिटी हमने क्या माना है? यहां पर अरे रुका नहीं है, भी है मान लेते हैं। फाइनल वेलोसिटी इज भी, 0 नहीं मान रहे हैं। 0 नहीं मान रहे क्यों? मतलब हम नहीं बोल रहे हैं कि यहां जगह रुक रहा है, और भी जा सकता है ऊपर। हम पूछ रहे हैं टी टाइम पे वेलोसिटी कितना है? v है, v हो गया। फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू v इक्वल टू u प्लस at होता है। बट यहां पर क्या होना चाहिए? इनिशियल वेलोसिटी u हमने लिया है, ओके। a के जगह क्या लेना पड़ेगा? माइनस g लेना पड़ेगा। t के तो t ही लेंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा? u इक्वल टू माइनस ऑफ gt। बोलिए समझ में आया? दूसरा इक्वेशन हम लेने जा रहे हैं, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। हम नॉर्मल पहले इक्वेशन को लिख दिए, अब सेट करने सीखिए क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट t टाइम के बाद कितना है? h। तो यहां पे s की जगह h लिख दिया है। u इनिशियल वेलोसिटी इज u, टाइम t हो रहा है यहां पर जाने से, हाफ a। a की जगह क्या लिखना है? माइनस g लिखना है। तो a की जगह क्या लिखेंगे? माइनस g। यहां पे प्लस की जगह क्या कर दे रहे हैं? माइनस कर दे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? सो दिस इज द इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन लिखने जा रहे हैं। थर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा ना? v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ध्यान दीजिएगा, फाइनल वेलोसिटी u v माने है, इनिशियल वेलोसिटी u है, a की जगह क्या होगा? माइनस g अगेन। तो यहां पर u स्क्वायर माइनस 2gs हो जाएगा। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर है? एक और इक्वेशन आपने पढ़ा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। तो क्या होता है? एस एन इक्वल टू यू प्लस हाफ ए 2n माइनस 1। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड हम मान लेते हैं कितना हो जाएगा? यहां पर hn कर देते हैं, एसएन के जगह। इनिशियल वेलोसिटी इज u, दैट्स ओके। ए की जगह क्या हो जाएगा? बस माइनस g हो जाएगा। तो u माइनस 1/2 g 2n माइनस 1 हो जाएगा। सो दीज आर दी 4 इक्वेशंस यू कैन यूज इन दिस सिचुएशन। अब कोई बच्चा यहां पर आएगा और नया नया बात बोलेगा कि सर हम अगर मान लेते हैं कि यही मैक्सिमम हाइट है, कि ऑब्जेक्ट को हमने यहां फेंका है, जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट को फेंका है एक जगह जाके रुका है, वो वाला ये पॉइंट है। अगर वो वाला ये पॉइंट है तो दिस इज द मैक्सिमम पॉइंट एंड हियर द वेलोसिटी विल बिकम 0। पक्का यहां जाकर के अगर रुका है तब ना वापस आएगा, तो जहां से ये वापस आ रहा है वहां पर वेलोसिटी क्या हो रहा होगा? 0। दैट इज द मैक्सिमम हाइट। क्लियर? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हम उसका एक कंडीशन बना के लिखते हैं फॉर मैक्सिमम हाइट। यहां 1 लिखा हुआ है, यहां पे 2 लिख रहे हैं। फॉर मैक्सिमम हाइट, बच्चा मैक्सिमम हाइट में v का वैल्यू हम क्या पुट करेंगे? 0 पुट करेंगे। बस यही सारे इक्वेशंस हो गए। जहां जहां v दिख रहा है वहां क्या कर दीजिए? 0 पुट कर दीजिए।
क्लियर है कि नहीं है? बस काम हो जाएगा। यहां पे लिख रहे हैं सो फ्रॉम द अबव इक्वेशन, सो फ्रॉम द अबव इक्वेशन, ध्यान दीजिएगा यहां पर बैठा रहे भी जीरो हो गया। अगर भी जीरो हो गया तो यहां पर क्या बच रहा है? जीरो इक्वल टू यू माइनस जी टी, दैट इज यू इक्वल टू जी टी। लिख सकते हैं कि नहीं? यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? जी टी। ध्यान दीजिए, इसके पहले वाला सिचुएशन जब हम सिर्फ ड्रॉप करते थे इस तरह से तो भी इक्वल टू जी टी आता था, और यहां क्या आ रहा है? यू इक्वल टू जी टी आ रहा है। इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरा इक्वेशन h इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहां पे ये ut, हाँ ये जीरो नहीं हो रहा है, ut, h इक्वल टू ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा है वैसा लिखा हमने। इसमें भी है ही नहीं भाई, क्या कर सकते हैं हम इसमें? कुछ कर सकते हो तुम? बोलो 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 बोलो। h इक्वल टू ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यहां पे क्या कर सकते हो तुम? कुछ कर सकते हो? h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर फॉर मैक्सिमम हाइट h हो गया, फाइनल वेलोसिटी इज जीरो, इनिशियल वेलोसिटी इज समथिंग। सो नहीं, कुछ नहीं कर सकते हैं, ये लिखना होगा। आगे बात करते हैं। दो इक्वेशन हो गया। तीसरा इक्वेशन का अगर हम बात करें, दिस बिकम्स जीरो, भी इज जीरो, तो क्या आ जाएगा? यू स्क्वायर इक्वल टू टू जी एस, यू स्क्वायर इक्वल टू टू जी एस के जगह यहां पे लिखने भूल गए थे, एच होगा, तो यहां क्या होगा? टू जी एच। क्लियर है कि नहीं? आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट इस इक्वेशन को बना लो, ओ एज इट इज हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। एन एच भी है ही नहीं इसमें, तो यू माइनस हाफ जी टू एन माइनस वन ही होगा। मतलब इस पॉइंट को अगर आप मैक्सिमम हाइट मानो तो ये सारे इक्वेशंस आप लगा सकते हो। तो सवाल आपसे यह पूछा जा सकता है कि मैक्सिमम हाइट पहुंचने के लिए जहां पे वेलोसिटी जीरो होगा जाके कितना टाइम लगेगा? ऐसे करें, समझ में आ रहा है? u इक्वल टू जी टी, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा? u बाई जी। क्लियर है कि नहीं? मैक्सिमम हाइट पहुंचने के लिए जो टाइम लगेगा क्या लगेगा? u बाई जी लगेगा। क्लियर? मैक्सिमम हाइट जब पहुंच रहा है उसका वेलोसिटी क्या हो रहा है? जीरो। वो तो पूछेगा ही नहीं, जीरो। इनिशियल मान लो बोल देगा कि इतना हाइट तक ले जाना है तो कितना वेलोसिटी से फेंके, ये भी पूछ सकता है। आपको h दे देगा और बोलेगा कि कितना वेलोसिटी के साथ फेंका जाए, मतलब इनिशियल वेलोसिटी आपका क्या हो कि हाइट इतना हो जाएगा, h हो जाए। तो कौन सा वाला फॉर्मूला लगा लेंगे आप? ये वाला, u इक्वल टू रूट अंडर टू जी एच। इनिशियल वेलोसिटी शुड बी रूट अंडर टू जी एच टू रीच द पॉइंट h। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो याद रखिएगा मैक्सिमम हाइट पर टाइम, मैक्सिमम हाइट पहुंचने के लिए जो टाइम है वो क्या हो जाएगा? u बाई जी। मैक्सिमम हाइट h तक पहुंचने के लिए जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितना लगाना पड़ेगा आपको? रूट अंडर टू जी एच। और क्या पूछ सकता है? बस इतना ही हो सकता है, और क्या? बस इतना ही पूछ सकता है इसमें। बाकी और अगर कुछ पूछे तो बाकी जो दो इक्वेशन का यूज कर रहे हैं हम, ये दो इक्वेशन का इस्तेमाल आपको दिखा दिए, आपको ये दो इक्वेशन का यूज भी देखने को मिल सकता है क्वेश्चन में। यहाँ पर डायरेक्टली कर दिया गया है और गलत है, हम जो देख पा रहे हैं। इनिशियल वेलोसिटी को सीधा सीधी जीरो कर दिया, जो कि होना नहीं चाहिए। हाँ, ये कर सकते हैं कि u के जगह पे आप ध्यान दीजिएगा, दिख रहा है u के जगह क्या है? gt है, तो यहां पर भी u के जगह क्या लिख सकते हैं? gt लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा अगर एलाबोरेट करें इसको, हम अलग कलर से लिखते हैं ताकि कंफ्यूज ना हो। ध्यान दीजिएगा, जो सेकंड इक्वेशन है इसको थोड़ा सा आप डिटेल में लेके जा सकते हैं इस चीज को। कैसे ना? h के जगह h लिखा, देखिए ध्यान से, u के जगह क्या लिख सकते हैं? gt लिख सकते हैं। gt इंटू टी दैट इज gt स्क्वायर, और यहां पे क्या है? माइनस हाफ gt स्क्वायर। अरे gt स्क्वायर में हाफ gt स्क्वायर जाएगा तो क्या हो जाएगा? h इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर ही होगा। बच रहा है कि नहीं बच रहा? बच्चा, इसका मतलब यहां जो तुमने t का एक फॉर्मूला लिखा है दैट इज u बाई जी, दैट्स करेक्ट, बट यहां पर टाइम का एक और इक्वेशन यहां से निकाल सकते हो आप। t इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2h बाई जी रूट अंडर, है ना? 2h बाई जी, जैसे सर थोड़ा देर पहले पढ़े थे वैसा, बिल्कुल वैसा। याद आ रहा है? बिल्कुल वैसा सेम आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या यहां पर भी वही काम कर सकते हैं आप? यहां पर भी कर सकते हैं। u की जगह क्या बैठाएंगे? यहां पर g 2n माइनस वन बैठाना होगा, t नहीं।
ना, u के जगह पे क्या बैठाना होगा, u के जगह पे क्या बैठाना होगा, जी टी बैठाना होगा, सॉरी ये जो t है t के जगह क्या बैठाना होगा, n बैठाना होगा। अरे t यहां पर है, nth सेकंड बोला गया है ना, तो t का वैल्यू क्या है, n है। तो यहां अगर बैठा के देखते हैं जरा, हम भी ध्यान दीजिएगा, क्या करेंगे, एच एन इज इक्वल टू यू के जगह में जी टी का वैल्यू कितना है, यहां पर n है, माइनस 1/2 G2n-1। अब बहुत ज्यादा सॉल्यूशन वगैरह कीजिएगा तब जाकर के जो आंसर आएगा वो लिखिएगा। थोड़ा बहुत आपको बता दिए, इसका उतना इस्तेमाल नहीं है, नहीं तो डायरेक्ट इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या तो डायरेक्ट GN होगा, कौन सा सेकंड बताएगा तो यहाँ पर वैल्यू बैठाइएगा। लेकिन ये थोड़ा काम का हो गया, यहाँ पर जो वैल्यू हमने लिखा नहीं था √2G 2h/g वो अब लिख दिए हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्लियर है? मतलब पहले जो वैल्यू आ रहा था ऊपर से नीचे पहुंचने में, अभी वही वैल्यू आ रहा है नीचे से ऊपर पहुंचने में। मतलब नीचे से ऊपर जाने के लिए जो भी टाइम चाहिए, ऊपर से नीचे जाने के लिए भी वही टाइम चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे बात करते हैं। वहां पर क्या था, इनिशियल वेलोसिटी 0, यहां पर फाइनल वेलोसिटी 0। क्लियर है कि नहीं? यहां फाइनल वेलोसिटी 0, इसके पहले वाला में इनिशियल वेलोसिटी 0। ठीक है, क्लियर है? चलिए, अगर आपको ये बातें समझ में आ गया है तो इससे इसी मोशन को हम ग्राफ से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इस चीज को देखेंगे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ग्राफ समझेंगे इसी से रिलेटेड। तो एक पॉइंट जहां पे हमने लिखा था इक्वेशन ऑफ मोशन पहला नंबर में, वहां ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ था जो कि हमने नहीं पढ़ा था, मैं समझा देता हूं। क्या है कि जहां से मोशन स्टार्ट हो रहा है उस जगह को हम ओरिजिन मान रहे हैं, ये बात कहा गया। और ये कहा गया कि मोशन किधर हो रहा है, वर्टिकली अपवर्ड हो रहा है। तो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन हो रहा है तो अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव मानेंगे, जैसे कि लिखा हुआ है अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव, डाउनवर्ड को नेगेटिव, वही लिखा हुआ था और कुछ नहीं। चलिए, अब हमारे पास क्या है ना, ग्राफ ऑफ डिस्टेंस, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब 3 ग्राफ बनाएंगे हम। एक में हम डिस्टेंस वर्सेस टाइम रखेंगे, एक में हम वेलोसिटी वर्सेस टाइम रखेंगे, और एक में एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम रखेंगे। तो पहला बात कर लेते हैं डिस्टेंस वर्सेस टाइम। हेयर द मोशन स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर, तो t इक्वल टू 0 यहां पर है, ध्यान रखिएगा इस बात पर। सो दिस इज ओरिजिन, अभी ओरिजिन पे है। तो इस सिचुएशन में वेलोसिटी इसका v है, सॉरी इसका वेलोसिटी u है, और ये वेलोसिटी धीरे धीरे घटता जाएगा। क्या होगा यहां पर जाके 0, क्योंकि यहां ब्रैकेट में हमने लिखा है फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी। अगर मैक्सिमम वेलोसिटी है तो यहां पर जाकर के ये रुक जा रहा है, और हम इस सिचुएशन में क्या कह सकते हैं, वेलोसिटी क्या है, 0 है। क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रहा है? तो आप बताइएगा जरा, वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ रहा कि घट रहा है? ऑब्वियसली सर कुछ था, यहां जाके क्या हो चुका है, वेलोसिटी 0 हो चुका है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये 0 नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है, 0 जैसा लग रहा है, वहां पे जाके 0 हो जाएगा। मतलब धीरे धीरे क्या हो रहा है, घट रहा है। मतलब टाइम तो बढ़ रहा है, टाइम तो टाइम बढ़ेगा ही, टाइम बढ़ रहा है, बट वेलोसिटी धीरे धीरे घट रहा है। क्या लीनियरली? मतलब पहला सेकंड में जो डिस्टेंस इसका, जो वेलोसिटी इसका घटा होगा, क्या बोलने का मतलब डिस्टेंस कवर, असल में मोशन हो रहा है नीचे से ऊपर की तरफ, समझिएगा ध्यान से, मोशन हो रहा है नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है। तो यहां पे t इक्वल टू 0 है। लेट सपोज कि पहला सेकंड में वो यहां तक पहुंचा, इतना डिस्टेंस कवर किया, दूसरा सेकंड में क्या सेम डिस्टेंस कवर करेगा? सवाल ये है, अगर पहला सेकंड में ये x डिस्टेंस कवर किया है तो क्या दूसरा सेकंड में भी x डिस्टेंस कवर करेगा? नहीं करेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और स्क्वायर बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो। जैसे कि आपने थोड़ा देर पहले पढ़ा कि h इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या पढ़ा था, t स्क्वायर। इस समय होगा h इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर। क्यों इनवर्सली प्रोपोर्शनल? बिकॉज टाइम के साथ साथ यहां डिस्प्लेसमेंट जो है कम होता जा रहा है। डिस्प्लेसमेंट कम होता जा रहा है का मतलब समझिएगा कि जो डिस्टेंस कवर होता जा रहा है वो कम होता जा रहा है। मैंने पहले ज्यादा डिस्टेंस कवर, चूंकि धीरे धीरे वेलोसिटी क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, इसलिए धीरे धीरे क्या होगा कि पहला सेकंड में जितना कवर किया था वो दूसरा सेकंड में उतना ज्यादा कवर नहीं कर पाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा है? तो इसके पहले जो ग्राफ आपने बनाया था, याद कीजिएगा, ग्राफ आपने ऐसे बनाया था। अब ग्राफ वैसा नहीं बन सकता है,
ग्राफ कैसे बढ़ेगा? टाइम जल्दी जल्दी बढ़ेगा लेकिन डिस्टेंस धीरे 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 बढ़ेगा, अभी भी डिस्टेंस बढ़ेगा, बट ये अगर x डिस्टेंस कवर किया, ऑब्वियसली यहां पर x डिस्टेंस कवर नहीं होगा, थोड़ा सा कम होगा x से। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? x से कम डिस्टेंस कवर होगा, ठीक है? तो ग्राफ ऐसा बनेगा। गेटिंग माय पॉइंट? लेट सपोज ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया है। अगर ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया है तो इस सिचुएशन में इसका डिस्टेंस कितना है? h है। कितना है? h है। मैक्सिमम डिस्टेंस कितना है बच्चा? h है। यस और नो? और इसका वैल्यू कैसे निकल सकता है? अगर h का वैल्यू तुम निकालने जाओ तो कितना निकलेगा? क्या इस इक्वेशन से तुम निकाल सकते हो? हम ग्राफ में लिख के देखो ध्यान से। यहां g आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, मतलब 1/2 आएगा, 1/2 आएगा, g आएगा, t² आएगा, दैट इज h। क्या और कोई फॉर्मूला हो सकता है? नहीं हो सकता है। आप लोगों से पूछ रहे हैं क्या और कोई फॉर्मूला हो सकता है? मतलब सर हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आप यहां से h निकाल रहे हैं, पहला इक्वेशन से, आपने सेकंड इक्वेशन से भी h निकाल सकते हैं ना, h है यहां पर। क्लियर है कि नहीं? तो ये क्या हो जाएगा? यहां पर u² हो जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा? ये 2g नीचे आ जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा? h। सो मैक्सिमम हाइट पे क्या होगा? मैक्सिमम हाइट h है, और इस h का वैल्यू अगर तुमसे कोई पूछे तो क्या बोल सकते हो? u²/2g। समझा कि नहीं समझा? मैक्सिमम हाइट का वैल्यू कितना है? u²/2g। अगर इसी मोशन को हम थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ाएं, आगे की तरफ कैसे बढ़ेगा? ये तो मैक्सिमम हाइट यहां पहुंच चुका है, इससे आगे तो और नहीं जाएगा, तो क्या हो सकता है? इससे नीचे की तरफ जाएगा, इससे नीचे की तरफ जाएगा। भाई जो भी इस तरह का कर रहे हो अब चले जाइए तो बेटर होगा, दूसरा को डिस्टर्बेंस हो रहा है ना? बहुत गलत बात है। क्या आपको ये बात समझ में आ गई यहां से? ठीक। अगर हम इस मोशन को थोड़ा और आगे डिटेल में समझे तो अब यहां से ये चलना शुरू करेगा और ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेगा, और इस डायरेक्शन ऑफ मोशन को हमने क्या लिया है? नेगेटिव डायरेक्शन। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव लिए, मतलब बढ़ रहा था, ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ रहा था। अब क्या हो रहा है? इधर चलेगा, तो धीरे धीरे क्या होगा? इसका वेलोसिटी बढ़ेगा। ऊपर से जब नीचे आएगा तो धीरे धीरे वेलोसिटी इसका बढ़ेगा। यहां वेलोसिटी क्या है? 0 है। तो जो डिस्टेंस कवर का मामला भी होगा, धीरे धीरे पहला सेकंड में जो डिस्टेंस कवर किया था उससे ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा फिर नीचे जाकर के। तो जो ग्राफ अब नीचे आएगा वो ग्राफ यहां से मैक्सिमम हाइट से नीचे की तरफ इस तरह से लेके आएगा। क्लियर है कि नहीं? हम ये वाला के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप पूरा डिटेल में मोशन बनाना चाहते हैं तो ये वाला जो है वो है। अच्छा, यहां पे टाइम कितना हो रहा है? मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में जो टाइम है वो कितना है? यहां से निकाल सकता है, √2h/g, या u/g भी लिख सकते हैं। u/g इज द टाइम हेयर। समझ में आ रहा? मैक्सिमम हाइट पहुंचने के लिए जो टाइम चाहिए u/g चाहिए। बहुत डिटेल में बताया और उससे ज्यादा कुछ पूछेगा नहीं, आप चिंता मत। यहां तक एनालिसिस कर लिया। चलिए अब वापस आता है वेलोसिटी में। वेलोसिटी के बारे में सोचते हैं। तो जैसे कि आपने समझा कि जब मोशन का शुरुआत होता है उस समय वेलोसिटी ज्यादा होता है, वेलोसिटी धीरे धीरे घटता है। तो लेट्स सपोज जब मोशन स्टार्ट हो रहा था तो वेलोसिटी यहां से, मतलब 0 से तो वेलोसिटी शुरू नहीं हो रहा है, लेट्स सपोज यहां से शुरू हो रहा है। यहां पर इसका वैल्यू क्या है? u है मान लेते हैं, जो भी है वो दिया रहे, सवाल में देगा इतना वेलोसिटी, और वो वेलोसिटी यहां तक पहुंचते पहुंचते क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। घट रहा है, मतलब ग्राफ का स्लोप नीचे की तरफ जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? नेगेटिव स्लोप। लेकिन यहां पर पहुंच गया तो कितना हो गया? वेलोसिटी 0। और अगर यहां पर वेलोसिटी पहुंच चुका तो मैक्सिमम हाइट है ये, और मैक्सिमम हाइट पे टाइम कितना होता है सर? u/g। अरे समझा कि नहीं समझा? अभी तुमने पढ़ा मैक्सिमम हाइट पे टाइम, मैक्सिमम हाइट पे टाइम, ये टाइम एक्सिस है ना। मैक्सिमम हाइट पे टाइम कितना होता है? u/g। यहां पर क्या हो जाएगा? u/g। यहां तक पहुंचने के बाद मोशन नीचे की तरफ होने लगा। नीचे की तरफ का मोशन को क्या लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं। तो ग्राफ अब नीचे डायरेक्शन, वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। क्लियर है कि नहीं? अब बोलिएगा सर नेगेटिव में जा रहा है और आप कह रहे हैं कि यहां से जाएगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा। हाँ, वेलोसिटी बढ़ेगा मतलब उधर ग्राफ जा रहा है, लेकिन डायरेक्शन नेगेटिव है और कुछ नहीं। वेलोसिटी यहां पर जितना वेलोसिटी है उससे ज्यादा वेलोसिटी यहां पर है, ग्राफ नीचे की तरफ है। यहां पर वेलोसिटी कितना? बोलो जरा, 0 है कि नहीं? इफ दिस इज ओरिजिन तो वेलोसिटी का अगर ये एक्सिस है तो यहां वेलोसिटी 0,
और उससे नीचे जाएंगे तो वेलोसिटी ज्यादा होगा, बस डायरेक्शन अपोजिट होता है। वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। अब उस जगह में तो नहीं है, आप थोड़ा आगे बढ़ चुके हैं, आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो अगर हम बात करें पूरा मोशन का कि ये पार्टिकल यहां से चलना शुरू किया और ग्राउंड में जाकर के जब वापस टकराया तब तक का पूरा बात कीजिए सर। ये जब ग्राउंड में जाकर के टकरा रहा है तब तक का पूरा का बात कीजिए। क्लियर है? क्लियर? तो कितना टाइम हो रहा होगा इस समय, कितना टाइम हो रहा होगा यहां पर, टाइम कितना हो रहा है, ये टाइम का वैल्यू तू निकाल चुका है, यस और नो? u बाय जी। हमने अभी थोड़ा देर पहले बोला जाने में जितना टाइम लगेगा साला आने में उतना ही टाइम लगेगा। अभी थोड़ा देर पहले तूने प्रूफ किया था कि टाइम आने में इतना ही लगता है, u बाय जी। तो अगर जाने में टाइम लगा है u बाय जी, अगेन वापस आने में टाइम लगेगा u बाय जी, तो यहां पर जो टाइम होगा, समझ में आ रहा है? बहुत डिटेल में चले गए थोड़ा सा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो अगर ये टोटल मोशन है, ये ग्राउंड में जाके यहां टकराया है, तो इस सिचुएशन में तुमसे अगर कोई टाइम पूछे तो तुम क्या बोल दोगे? सर 2u बाई जी। बोलो समझ में आ रहा है? क्योंकि जाने में जितना टाइम लगेगा आने में उतना ही टाइम लगेगा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? दिस इज टाइम एक्सिस। बोलिए समझ में आ गया है? अच्छा, वेलोसिटी के बारे में बात करें तो यहां पे जितना वेलोसिटी है यहां पर पहुंचेगा, जिस वेलोसिटी के साथ फेंका गया था उसी वेलोसिटी के साथ यहां टकराएगा भी, बस डायरेक्शन अपोजिट होगा। हमने फेंका था ऊपर की तरफ, ये गिरेगा नीचे की तरफ, तो यहां पर वेलोसिटी क्या होगा? माइनस यू होगा। मतलब जिस वेलोसिटी आप फेंकिएगा उसी वेलोसिटी से ये नीचे भी आएगा, टकराएगा। क्लियर है कि नहीं? बोलिए, बहुत डिटेल में बताया, समझ में आ गया है? आगे बात कर लेते हैं एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का। क्लियर है कि नहीं? तो बताइए, एक्सेलरेशन, जब इस पार्टिकल को हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो एक्सेलरेशन क्या ले रहे हैं? नेगेटिव में ले रहे हैं। कांस्टेंट होता है जी, होता है माइनस जी होता है। तो एक काम करते हैं, ग्राफ को हम यहां पर मान लेते हैं क्या है? माइनस जी है, और ये तो बदलेगा नहीं, ये ग्राफ बना दिया। ये हमने ग्राफ बना दिया, लेकिन कब तक ऐसा बना सकते हैं आप जरा बताइएगा? कब तक बना सकते हैं? सर जब तक मैक्सिमम हाइट नहीं पहुंचा है। तो लेट सपोज मैक्सिमम हाइट का टाइम तो आपको पता है क्या है? u बाई जी। u बाई जी तक ये होगा आपका बुक में, हाँ इतना ही तक दिया हुआ। लेकिन अगर इसके बाद का मोशन भी आप ट्राई करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? इधर तो पॉजिटिव, समझ में आ रहा कि यार पहले g माइनस है, लेकिन जब ऊपर से नीचे जाएगा तो g प्लस हो जाएगा। तो जस्ट इसके अबव में एक पॉइंट ढूंढिए जिसका वैल्यू यहां पर क्या हो? g हो, प्लस g हो, और मोशन को दिखाने के लिए ऐसा आगे बढ़ा दीजिए। तब समझ में आ रहा है? क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा? ग्राफ यहां से तुरंत गायब हो गया, यहां से शुरू हो जाएगा अगर ऊपर से नीचे चलना शुरू हो गया तो। क्या क्लियर है तीनों ग्राफ? इसलिए डिटेल में थोड़ा सा जगह लेकर के बढ़िया से बनाइएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरा एकदम बना दिए, एकदम एक ही जगह पे सब कुछ एकदम रगड़ के, तो ऐसा मत कीजिएगा। साफ सुथरा लिखिए। आप अगर यहां पर फेयर कर रहे हैं तो ये सब चीजों को यहां पर ना लिखे, कम से कम आपको उतना टाइम यहां पे क्लास में नहीं मिलता है, और नहीं भी होना चाहिए। हमको पढ़ाना है यहाँ पर, आपको फेयर कराने बैठाए थोड़ी है, दैट्स योर ड्यूटी। आप घर में जाके इसको बढ़िया से बनाए, यहाँ बस रफली पेंसिल से बना लीजिए घर में जाके बढ़िया। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बातें। क्लियर है कि नहीं है? चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसी टॉपिक से रिलेटेड डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल के लिए, ध्यान दीजिए। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो हमने इक्वेशन देख लिया तीनों कंडीशन के लिए अलग अलग, और ग्राफ भी देख लिया। उसी पे बेस्ड एक पॉइंट लिखा हुआ है, जो थर्ड बात था, इफ अ बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर की तरफ, उसके लिए पॉइंट लिख रहा है, इट इज क्लियर दैट द क्वांटिटीज डू नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द बॉडी। आपने जो भी इक्वेशंस पढ़ा, वेलोसिटी का जो फॉर्मूला लाया √2gh, टाइम का जो इक्वेशन लाया √2h/g, कहीं पे मास का जिक्र नहीं। इसका मतलब ये कहना क्या चाह रहा है? और वी कैन से दैट इन एब्सेंस ऑफ एयर रेसिस्टेंस, अगर कोई पार्टिकल को ऊपर से इस तरह से हम छोड़ रहे हैं, समझ में आ रहा है? देखा, हाथ से फिसल कर नीचे ही गया, ऊपर नहीं उड़ा। गजब जादू है। अगर यहां पर हवा नहीं है तो कह रहा ऑल बॉडीज फॉल ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ विथ सेम रेट। सेम रेट का मतलब क्या होता है? रेट मतलब होता है डिवाइड बाय टाइम। मतलब बात हो रहा है यहां पर सेम रेट का मतलब होता है वेलोसिटी बाय टाइम का बात हो रहा है, सेम रेट। तो आपको पता है वेलोसिटी तो किस पे डिपेंड करता है?
सिर्फ और सिर्फ h पे 2gh √2gh। और टाइम किस पे डिपेंड करता है? ये भी हाइट पे ही डिपेंड करता है, √2h/g। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? लेकिन ये दोनों बातें तभी वैलिड है जब एयर को हम कोई ऑब्जेक्शन ना माने। कोई पार्टिकल ऊपर से नीचे आ रहा है और हमें पता रियलिटी में यहां एयर है, अगर उसको ना माने तब ये वैलिड है। क्लियर है कि नहीं? और डिटेल में इसके बारे में बाद में थोड़ा सा लिखा हुआ है, इस चीज को चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है। तो यहां तक 3 बातें खत्म हो चुकी है। अब तीनों से रिलेटेड जो मिक्स बातें हैं, जो न्यूमेरिकल के लिए, कॉन्सेप्ट के लिए, क्वेश्चन बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सब बातें लिखी हुई। क्या कह रहा है देखिएगा। पहला पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग बात है, थोड़ा बहुत कम समझ में आएगा, पहले से ही बता रहे हैं, बिकॉज वर्क एनर्जी पावर आपने नहीं पढ़ा है, तो कोशिश करेंगे हम अपने तरफ से। ध्यान दीजिएगा। इन केस ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी, चाहे आप ये 3 कंडीशन जो पढ़ा है, तीनों का बात हो रहा है। इसका मतलब जब भी मोशन अंडर ग्रेविटी होता है, चाहे आप पार्टिकल को नीचे से ऊपर फेंके, चाहे ऊपर से नीचे फेंके, या सिंपल ड्रॉप करें, मोशन अंडर ग्रेविटी है। तो बोल रहा है इन केस ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी फॉर अ बॉडी, मास, पॉइंट आउट करते चलिएगा, क्या बोल रहा है? मास, एक्सेलरेशन एंड मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। मास, आप बताइए जरा, अगर इस पार्टिकल का मास यहां पर जो है नीचे आने के बाद बदल गया क्या? एक्सेलरेशन क्या माना है हमने? जी, हमेशा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अर्थ के सरफेस से थोड़ा ऊपर से ही बात हो रही है सारा चीजें, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा ऊपर चले गए, तब तो वेरी कर जाएगा। विथ हाइट जी का वैल्यू बदलता है, हम ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ेंगे, बट यहां पे इस चैप्टर में आप जी का वैल्यू कांस्टेंट मान रहे हैं। क्लियर है कि नहीं? शुरुआत में ही बता दिया था जब भी ये लेक्चर स्टार्ट हुआ था तभी। तो मास कांस्टेंट मान लिए, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया। अब सवाल यहां लिखा है मैकेनिकल एनर्जी भी कांस्टेंट होता है, इसके बारे में अभी चर्चा करेंगे। क्लियर है कि नहीं? अब मैकेनिकल एनर्जी क्या है इसके बारे में बात हो। लेकिन बोल रहा व्हाइल स्पीड, वेलोसिटी, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस। वेलोसिटी चेंज होता है कि नहीं होता? देखो ध्यान से, यहां पे वेलोसिटी अभी कितना है? 0 छोड़ रहे हैं। वेलोसिटी बढ़ा कि नहीं? नीचे जाते जाते वेलोसिटी बढ़ गया, वेलोसिटी चेंज होता है। स्पीड भी ऑब्वियसली चेंज हो रहा है। वेलोसिटी और स्पीड और वेलोसिटी दोनों ही स्ट्रेट लाइन के मोशन में क्या होता है? सेम होता है, तो दोनों ही बदल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोमेंटम का मतलब क्या होता है? अरे क्लास 9 पढ़े हुए हैं ना। मोमेंटम का मतलब कुछ और नहीं, मास इंटू वेलोसिटी होता है। क्या होता है? मास इंटू। सर मास तो नहीं बदलता, आपने बोला। हाँ नहीं बदलता है, लेकिन वेलोसिटी बदलता है ना, तो मास इंटू वेलोसिटी ऑटोमेटिक बदल गया, मोमेंटम भी बदल रहा होता है। अब बात कर लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी भी बदलता है। कैसे? ध्यान दीजिएगा। लेट सपोज एक सिचुएशन लेते हैं समझाने के लिए, वैसे आपको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है, वर्क एनर्जी पावर में। तो ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए पार्टिकल यहां पे स्टार्टिंग पे ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है और ये पार्टिकल फाइनली यहां पर पहुंचा। तो इस यहां पर वेलोसिटी हम मान लेते हैं, यहां पर इसका u वेलोसिटी है, और यहां पर मैक्सिमम अगर हाइट है तो यहां पे वेलोसिटी कितना हो गया? 0 हो गया। बोलिए समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? कितना हाइट तक पहुंचा? लेट सपोज h हाइट तक पहुंचा। क्लियर है? आपसे पूछ रहे हैं पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी यहां पर कितना है? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है ना, यहां से शुरू हो रहा कहानी। तो यहां पर आपसे पूछेंगे कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना है। काइनेटिक एनर्जी को हम सिंपल के लिख दे रहे हैं, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी यहां पर कितना होगा? हाफ एम वी स्क्वायर फॉर्मूला होता है, u वेलोसिटी है तो हाफ एम यू स्क्वायर होगा, जो कि मास पे डिपेंड करता है। इसका मास हम मान लेते हैं कितना है बबुआ? m है, मास बदलता नहीं है। नीचे में m था मास, तो ऊपर जाके मास कुछ और नहीं हो जाएगा, m ही रहेगा। ठीक है, ओके कि नहीं? तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी आपने निकाला और इनिशियल पॉइंट पे निकाला, इसलिए के ई आई लिख दे रहे हैं हम, इनिशियल पॉइंट। दिस इज फाइनल वन। यहां पर बताइए काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी फाइनल? अरे वेलोसिटी 0 है तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? 0। क्लियर है कि नहीं? इसी जगह पर पोटेंशियल एनर्जी बताइएगा जरा। कहां पर ना सर? इस जगह पे पोटेंशियल एनर्जी बताइए। पोटेंशियल एनर्जी को बच्चा लोग यू लिखते हैं, क्या लिखते हैं? यू। पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली बताइए कितना होगा? इस जगह में पोटेंशियल एनर्जी 0 मानते हैं, होता नहीं है। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हम पोटेंशियल एनर्जी क्या मान रहे हैं? 0। और यही चीज जब एक सर्टेन हाइट में चला गया, इस सिचुएशन में फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? mgh। आप पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? क्लास 9 में पढ़े? क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा? अब आपको बता रहे, ध्यान से सुनिएगा, मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी इज नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी।
क्लियर है कि नहीं? तो यहां पर आपसे पूछ रहे हैं कि मैकेनिकल एनर्जी क्या है और यहां पर मैकेनिकल एनर्जी क्या है। यहां पर मैकेनिकल एनर्जी है हाफ एम यू स्क्वायर प्लस जीरो, दैट इज हाफ एम यू स्क्वायर। यहां पर मैकेनिकल एनर्जी क्या है, यू सॉरी दैट इज जीरो प्लस एम जी एच, है कि नहीं? लेकिन जितना भी है दोनों बराबर होगा, ठीक है। आपको पढ़ाया जाएगा वर्क एनर्जी थ्योरम। जैसे वर्क एनर्जी थ्योरम आप पढ़िएगा वहां पे ये बात बताया जाएगा कि इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी एट इनिशियल पॉइंट इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट फाइनल पॉइंट। तो यहां पे मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल पॉइंट पर क्या आपको मिल रहा है, हाफ एम यू स्क्वायर, और यहां पे फाइनल में मैकेनिकल एनर्जी क्या मिल रहा है, एम जी एच। कोई बोलेगा नहीं सर आपने तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी छोड़ दिया, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी छोड़ दिया। भाई जीरो है इसलिए छोड़ दिया। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? मैकेनिकल एनर्जी क्या है, समझ में आया? तो बताइएगा जरा, क्या यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी और यहाँ में मैकेनिकल एनर्जी अलग अलग है? नहीं। तो हमने शुरुआत में लिखा मास एक्सेलरेशन एंड मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। मैकेनिकल एनर्जी भी सेम रहता है बट पोटेंशियल एनर्जी बदलता है और काइनेटिक एनर्जी भी बदलता है। वेलोसिटी और स्पीड तो बदलता ही है, वाइल स्पीड वेलोसिटी मोमेंटम तो बदलता ही, साथ में काइनेटिक एनर्जी भी है और पोटेंशियल। देखो ना यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना है, हाफ एम यू स्क्वायर, यहाँ जीरो हो गया, बदल गया। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ जीरो था, यहाँ कुछ हो गया, बदल रहा है। समझ में आया? बट मैकेनिकल एनर्जी इस कंसेप्ट याद रहेगा। तो मोशन अंडर ग्रेविटी जब होता है, क्या बातें कांस्टेंट रहती है, क्या बातें वेरिएबल रहती है, ये जरूरी चीज है। आपको एमसीक्यू में फंसाने के लिए सवाल पूछा जा सकता है। तो कॉन्सेप्ट हमने इस पॉइंट से क्लियर किया। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द मोशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एज इन एनी इक्वेशन ऑफ मोशन मास इज नॉट इन्वॉल्व। आपने जो भी इक्वेशन पढ़ा मास उसमें नहीं था, तो मास अगर नहीं था तो मास इन्वॉल्व है ही नहीं इसमें। बोलने का मतलब क्या है, दैट इज वाई एन हैवी एंड लाइट बॉडी व्हेन रिलीजेस फ्रॉम द सेम हाइट reach the ground simultaneously and with same velocity, सेम टाइम पे गिरेगा। ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट है और हम कह सकते हैं दिस इज हैवी ऑब्जेक्ट, दिस इज लाइट ऑब्जेक्ट। ओके, दोनों को अगर सेम हाइट से हम यहां से ड्रॉप करेंगे तो ये दोनों जब ग्राउंड को टच करेगा, जाकर के टकराएगा, जब जाकर के तो सेम वेलोसिटी से टकराएगा, पहला बात, और सेम टाइम पे टकराएगा। मतलब इसको नीचे जाने में जितना टाइम लगेगा इसको भी नीचे जाने में उतना ही टाइम लगेगा और सेम वेलोसिटी से टकराएगा भी। और फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है ये चीज का, क्या कह रहा है, टाइम कितना लगेगा 2h/g, किस पर डिपेंड है, सिर्फ हाइट पर, कितना हाइट से आप फेंक रहे हैं, और वेलोसिटी भी किस पर डिपेंड कर रहा है, सिर्फ 2√2gh, दैट इज हाइट पे डिपेंड कर रहा है। क्लियर है कि नहीं? बातें क्लियर है, समझ में आ गया? लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा, ये बातें तभी लागू होता है जब यहां बीच में एयर रेसिस्टेंस को हम नेग्लेक्ट मान के चल रहे हैं तब। क्लियर है? तो यहां हमने कितने बातें यहां पर हो गया, पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 6 के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। ध्यान, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, इन केस ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी टाइम टेकन टू गो अप is equal to the time taken to fall down through the same distance। अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप एक सर्टेन वेलोसिटी देकर के ऊपर के तरफ फेंकते हैं या एक ऑब्जेक्ट को सर्टेन हाइट से सेम वेलोसिटी के साथ, ना मोशन अंडर ग्रेविटी बोल रहा है, मतलब फ्री फॉल है, u यहां पर क्या होगा, 0 है, बट यहां पर स्ट्राइक करेगा तो यहां पे वेलोसिटी होगा ना समथिंग, लेट सपोज इट इज v, और यहां पर इसका वेलोसिटी क्या आ जाएगा, अरे v यहां पर है कुछ, बट यहां पर पहुंच के इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। ठीक है कि नहीं? बट यहां पर इसका वेलोसिटी 0 है, 0 से शुरू हुआ, यहां पर कुछ वेलोसिटी होगा। इन दोनों ही केस में जब हम किसी ऑब्जेक्ट को एक सर्टेन हाइट तक ऊपर की तरफ फेंकते हैं या जब किसी सर्टेन हाइट पे ले जाकर के इसे छोड़ देते हैं, ठीक है कि नहीं, तो यहां से यहां तक, माने नीचे से ऊपर तक जाने में जितना टाइम लगता है ऊपर से नीचे आने में उतना ही टाइम लगता है। लेकिन हाइट मस्ट बी सेम, माने सेम हाइट का बात हो रहा है यहां और सेम ऑब्जेक्ट का बात हो रहा है यहां पे। क्लियर है कि नहीं? यहां पे इसीलिए लिखा हुआ है टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ डिसेंट का मतलब यहां से ऊपर से नीचे आने का जो टाइम है
इज इक्वल टू होता है टाइम ऑफ एसेंट, मतलब नीचे से ऊपर तक जाने का जो टाइम होता है। टाइम ऑफ एसेंट मतलब ऊपर जाने का टाइम, टाइम ऑफ डिसेंट मतलब नीचे आने का टाइम, दोनों ही क्या होता है, सेम होता है। तो यहां लिखा हुआ T1 जो है वो T2 के बराबर होगा। इस जगह एक पॉइंट मतलब T2 छूटा हुआ है, क्या लिखिएगा, टाइम ऑफ एसेंट को हम क्या लिख रहे हैं, T2। सवाल है कितना होता है, तो ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, U/G होता है। क्या होता है, U/G ना, U²/G, याद कीजिएगा, U/G, वेरी गुड। क्या होता है, U/G। इस केस में U/G और इस केस में V/G, यहां पे V है ना, समझ में आ रहा, लेकिन बराबर है, U और V दोनों बराबर है। यहां पर जिस वेग से आप फेंक रहे हो, यहां पे उसी वेग से आएगा, टकराएगा। ये बात कैसे पता चला, सेकंड पॉइंट में हमने लिखा है, इस चीज को चिंता मत कीजिएगा। जिस वेलोसिटी के साथ आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंके हैं ना, तो जब ये नीचे आएगा ना, जब ये टकराएगा ना, तो उसी वेलोसिटी के साथ टकराएगा जिस वेलोसिटी से आपने ऊपर फेंका है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो ऊपर जाने में जो टाइम लगा दैट इज टाइम ऑफ एसेंट, नीचे आने में जो टाइम लगा दैट इज टाइम ऑफ डिसेंट, दोनों ही बराबर होता है और दोनों ही किसके बराबर होता है, U/G। ऑलरेडी डेरिवेशन हो चुका है इसका। तो सवाल अब यह है कि ये जो पार्टिकल है या जो ऑब्जेक्ट है, ये कितना देर हवा में रहा, जिसे हम एक टेक्निकल नाम दिए हैं, नाम है टाइम ऑफ फ्लाइट, इसलिए लिख रहा है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। समझ में आ रहा कि नहीं, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब कितना देर ये हवा में रहा। तो जाने के समय में भी हवा में रहा, आने के समय में भी हवा में रहा, दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यहां पे क्या किए हैं, T1 प्लस T2, तो T1 भी U/G है, T2 भी U/G है, तो ये क्या हो जाएगा, 2U/G। ध्यान रखिएगा कि मोशन अंडर ग्रेविटी में डायरेक्टली सवाल आता है, मोशन अंडर ग्रेविटी में टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, 2U/G होता है, याद रहेगा। जाने में कितना टाइम लगता है, U/G, आने में कितना टाइम लगता है, U/G। बोले सर U/G, यहां तो भी लिखे, अरे U और V का वैल्यू दोनों का सेम होता है, और वो भी कितना होता है ये भी पता होगा आपको, √2GH। थोड़ा देर में फिर डिस्कस करेंगे, आगे बात करते हैं। हमने क्या बोला कि किसी पार्टिकल को जितना वेलोसिटी के साथ आप ऊपर फेंकेंगे उतना वेलोसिटी के साथ नीचे भी आएगा। ये पॉइंट सेकंड पॉइंट में हमने मेंशन किया, ध्यान दीजिएगा, लिख रहा है इन केस ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी द स्पीड, इन केस ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी द स्पीड विथ विच अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड अप, जिस वेलोसिटी के साथ कोई ऑब्जेक्ट को हम ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं, वर्टिकली अपवर्ड बोल रहे हैं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, तो ऊपर की तरफ, वन डायमेंशन में ऊपर की तरफ, is equal to the speed with which it comes back to the point of projection। मतलब यहां से आपने फेंका, समझ में आ रहा है, with certain velocity, उसी वेलोसिटी के साथ उसी पॉइंट पर वापस आएगा। ये कितना टाइम के बाद, U/G टाइम के बाद, नहीं, कितना टाइम के बाद, वेरी गुड, 2U/G टाइम के बाद, क्योंकि ऊपर जाने में टाइम लगा U/G, नीचे आने में भी टाइम लगेगा U/G, तो 2U/G टाइम के बाद यहां पर जब पार्टिकल आप देखेंगे जो टकराएगा वेलोसिटी के साथ ग्राउंड में, वो वेलोसिटी भी सेम होगा। क्लियर है कि नहीं, हमने इसीलिए बोला U जितना है V भी उतना ही, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। यहां तक कि ये बात भी सच है, ध्यान से देखिएगा, ये पॉइंट हमने मेंशन किया है कि एज वेल एज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द पाथ इज सेम वेदर द बॉडी इज मूविंग इन अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन। मतलब आपका मन हुआ कि आप जरा बताइए, ये मोशन का डायरेक्शन है, मान लेते हैं जब नीचे से ऊपर जा रहा है, और नीचे से ऊपर जा रहा है, जब ऊपर से नीचे आएगा तब भी यही रास्ता होगा, बस खाली रास्ता को यहां पे हमने दिखाया है ताकि समझ पाए। तो यहां पर जब पार्टिकल पहुंचा है, इस समय वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है सर, ऊपर की तरफ है, और इसी के लेवल में यहां पर जब ये पार्टिकल है तो मोशन का डायरेक्शन किधर है, नीचे है। समझ में आ रहा है, डायरेक्शन ऑपोजिट भले है, बट यहां जितना वेलोसिटी है यहां उतना ही वेलोसिटी, ये कह रहे हैं हम आप। क्लियर है कि नहीं, मतलब जिस हाइट पर पहुंचा है, मान लीजिए यहां पे समथिंग हाइट तक पहुंचा, यहां पे जो भी वेलोसिटी होगा इस पार्टिकल का, जब वापस आएगा उसी हाइट से क्रॉस करेगा, जब वो नीचे की तरफ, तो उतना ही वेलोसिटी के साथ क्रॉस करेगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, उसी पे बेस्ड हमने बताया कि यहां से जिस वेलोसिटी से फेंका उसी वेलोसिटी से यहां आया। किस तरह से बोल रहे हैं, किसी भी जगह ये बात सच है, किसी भी जगह ये बात सच है। जब टॉप पोजीशंस में पहुंचा तो यहां वेलोसिटी कितना आ चुका है, 0। जब हम छोड़ रहे हैं यहां से तब भी वहां पे वेलोसिटी क्या होता है, 0। तो लेवल में, अपने लेवल में डायरेक्शन अपोजिट होगा बट मैग्नीट्यूड सेम होगा, इसलिए इस बात को पॉइंट आउट किया हमने, एज वेल एज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, नॉट डायरेक्शन, डायरेक्शन इज अपोजिट। एट एनी पॉइंट ऑन द पाथ, इस रास्ते में कोई भी पॉइंट पे, इज सेम वेदर द बॉडी इज मूविंग इन अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, जब ऊपर जा रहा होगा किसी पॉइंट पे वेलोसिटी निकाले तो वही होगा उसका मैग्नीट्यूड, जब ऊपर जा रहा तब भी, नीचे आ रहा है तब भी। क्लियर है कि नहीं,
चलिए आगे बात किया जाए, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम बात करेंगे। आगे ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट को पढ़ने से पहले हम सिनेरियो को समझा देते हैं आपको। लेट सपोज कि आपके पास एक बिल्डिंग है और आप उस बिल्डिंग के ऊपर से कोई पार्टिकल को फेंक रहे हैं और इस बिल्डिंग का हाइट है, क्या विजिबल है? विजिबल है, ठीक है। देखिएगा ये हाइट है बिल्डिंग का। आप क्या किए, यहां से एक बॉल को या कोई भी ऑब्जेक्ट को क्या किए? ड्रॉप किए। क्या किए? ड्रॉप किए। ड्रॉप करने मतलब समझ में आ रहा है? छोड़ दिए। समझ में आ रहा? फ्री फॉल, छोड़ दिया। आप फोर्स नहीं लगाए, इस पे वेलोसिटी कुछ दिए नहीं। तो यहां पर इसका वेलोसिटी कितना है? 0 है। ये नीचे जाएगा। लेट सपोज यहां पर पहुंचने में जो इसको टाइम लगा वो कितना लगा? t टाइम लगा। कितना टाइम लगा? ठीक है, t आपको निकाल सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होता है? u बाई जी। तो आप बोलिएगा सर u तो यहां पे 0 है, यहां पे v बाई जी होगा। यहां पे जिस वेलोसिटी से टकराएगा वो किसके बराबर होता है? 2gh। वैसे बता दें, कोई दिक्कत नहीं है, याद रहेगा ये बात। यहां पर v का वैल्यू कैसे निकालते हैं बाबू? √2gh। डेरिवेशन ऑलरेडी हो चुका है। और यहां जिस वेलोसिटी से हम फेंक रहे हैं वो भी किसके बराबर होता है? √2gh। मतलब आपको कैसे पता 2gh के बराबर होगा? अरे भाई जितना वेलोसिटी दोगे ना उस हिसाब से हाइट निकलेगा। तुम कम वेलोसिटी से फेंके होगे तो कम हाइट तक जाएगा, ज्यादा वेलोसिटी से फेंकोगे तो ज्यादा हाइट तक जाएगा। कैसे पता आपको? इस फॉर्मूला से पता है। यहां से h निकाल लेना। अगर आपने 10 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी से फेंका है तो कितना हाइट जाएगा इस फॉर्मूला से निकाल सकते हो। h निकाल लो यहां से। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यहां पर जब ये पार्टिकल पहुंचा तो इस समय टाइम कितना हो रहा था? हमने मान लिया t। अगर इसी केस को थोड़ा डिफरेंट वे में समझे, हम इस केस को समझ लिए। आपने एक बिल्डिंग में चढ़ा जिसका हाइट h था, वहां से किसी भी ऑब्जेक्ट को लीव कर दिया, फ्री फॉल के लिए छोड़ दिया, और लेट सपोज ये ग्राउंड लेवल तक पहुंचने में कितना टाइम लगाया? t टाइम लगाया। हमने ये बात को सपोज किया है, ध्यान दीजिएगा। अब इस चीज को हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। हम सेम हाइट पर जाकर के, अगर ध्यान से सुनिएगा, अगर हम सेम हाइट पर जाके, यहां पे थोड़ा सा जगह की कमी हो गई क्या? कोई बात नहीं, देखिए थोड़ा सा मिटाएंगे। हाँ, केस आपको ये समझ में आ गया है? हम मान लेते हैं यहां पर ये हाइट है, ठीक है। थोड़ा सा यहां पर एक काम करते हैं, दिस इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ओके, एंड दिस इज हाउ मच? दिस इज h हाइट। दिस इज h हाइट ऑफ द बिल्डिंग। यहां पर आपने क्या किया? एक ऑब्जेक्ट को यहां से ड्रॉप कर दिया, u इज इक्वल टू 0 है। समझ में आ रहा? टाइम कितना लगा यहां पहुंचने में? t टाइम लगा। नाउ सेम हाइट के बिल्डिंग से हमने यहां पर सेम हाइट का एक बिल्डिंग लिया। अरे हमने क्या लिया? बिल्डिंग है यहां पर, मान लेते हैं सेम हाइट का बिल्डिंग, ठीक है। ग्राउंड लेवल को मैच कर लेना, ठीक, सेम हाइट का बिल्डिंग। आप इधर एक बॉल को लिए या कोई ऑब्जेक्ट को लिए सेम हाइट पे, जिस हाइट से आपने छोड़ा था उसी हाइट पे। इस सिचुएशन में आप क्या किए? आपने लीव नहीं किया, यहां पर क्या किया था? लीव किया, छोड़ दिया। और इस सिचुएशन में आप क्या कर रहे हैं? फेंक रहे हैं मतलब यू आर प्रोवाइडिंग अ सर्टेन वेलोसिटी। लेट सपोज यू आर प्रोवाइडिंग अ वेलोसिटी u, कोई भी वेलोसिटी आप प्रोवाइड कर रहे हैं, मान लेते हैं कितना वेलोसिटी है? u वेलोसिटी से आपने फेंका, और यहां पर पहुंचने में जो टाइम लगेगा, क्या ये सेम टाइम लगेगा? नहीं, ऑब्वियसली आपने फेंका है तो जल्दी पहुंचेगा। लेट सपोज जो टाइम लगा है वो टाइम है t1। कितना टाइम लगा है? t1। हमने कितना टाइम मान लिया? t1 टाइम मान लिया। बोलो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अब सुनो, सेम बिल्डिंग में चढ़ के एक काम करते हैं, सेम बिल्डिंग में चढ़ के, अरे भाई जगह की कमी। अच्छा एक बात बताओ, इधर ये वाला लाइन हो गया था ना ऊपर वाला, हम उसको मिटाएं थोड़ा सा। ड्राइंग को समझना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। तो इस जगह को थोड़ा सा हम मिटा दिए, ठीक है, ये लाइन मिटा दी, ओके। ध्यान दीजिएगा, हम कह रहे हैं कि इसी बिल्डिंग पर चढ़ के एक बंदा इस बॉल को ऊपर की तरफ फेंक दिया, और कितना वेलोसिटी से फेंका? जितना वेलोसिटी से नीचे फेंका था उतना ही वेलोसिटी से ऊपर फेंका। अब आप क्या कर रहे हैं समझ में आ रहा है? आप बिल्डिंग में चढ़ गए, नीचे फेंके थे उसी हाइट से अब आप ऊपर फेंक रहे हैं, जिस वेलोसिटी से नीचे फेंका था उसी वेलोसिटी से ऊपर फेंक रहे हैं। तो क्या यहां से यहां तक जाने में जो टाइम लगा था
इस ऑब्जेक्ट को क्या यहां से भी यहां तक आने में उतना ही टाइम लगेगा? समझ में आ रहा? रास्ता तो ये होगा एक्चुअली में, कुछ देर तक ऊपर जाएगा और फिर ये नीचे आएगा। अरे स्ट्रेट लाइन में ही होगा, ऐसे जो दिखाए हैं वैसा एक्चुअल बात नहीं, ये सीधा ऊपर गया और सीधा फिर नीचे आ रहा है, ये बात हम समझा रहे हैं। लेकिन यहां पे हम दिखाए हैं कि ऐसे गिरा, लेकिन ऐसे नहीं, आपने ऐसे नहीं फेंका, आपने ऐसे फेंका। तो जिस रास्ते में गया उसी रास्ते से वापस आया। तो आप बताइएगा जरा, क्या यहां जो टाइम है यहां वही टाइम होगा? नहीं होगा। क्लियर है कि नहीं? लेट सपोज यहां जो टाइम लग रहा है वो कितना टाइम लग रहा है? T2 टाइम लग रहा है। हम एक बार और रिपीट कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनिएगा शुरुआत से। आप एक H बिल्डिंग के हाइट पे चढ़े हुए हैं और वहां पर आपने किसी ऑब्जेक्ट को लीव कर दिया फ्री फॉल के लिए। टाइम कितना लगा? T टाइम। उसी बिल्डिंग पे चढ़ के आप कुछ U सर्टेन वेलोसिटी से फेंका और उसी बिल्डिंग में चढ़ करके आपने U सर्टेन वेलोसिटी से फेंका, मतलब एक बार नीचे फेंका एक बार ऊपर फेंका। तो दो डिफरेंट अलग अलग टाइम लगेगा। जब नीचे सीधा फेंका तो T1 टाइम लगा मान लिए, और जब ऊपर फेंका तो कितना टाइम लगा? T2 टाइम लगा मान लिए। क्लियर है कि नहीं? और ये तीनों टाइम जो है आपस से रिलेटेड होता है। किस प्रकार रिलेटेड होता है? किस प्रकार रिलेटेड होता है? तो आप ये टाइम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। कैसे? याद रखिएगा, T इज इक्वल टू रूट अंडर T1 इंटू T2। डायरेक्टली बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है यहां पर, पढ़ रहे हैं। A ball is dropped from a building of height h and it reaches after t second on earth। यहां पर यह बात लिखा हुआ, क्या यह बिल्डिंग वाला बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आगे बात पर पढ़ रहे हैं। फ्रॉम द सेम बिल्डिंग इफ टू बॉल्स आर थ्रोन, अगर सेम बिल्डिंग से दो बॉल थ्रो किया गया है, क्या लिख रहा है? वन अपवर्ड, एक ऊपर की तरफ और दूसरा नीचे की तरफ, अदर डाउनवर्ड, एक ऊपर की तरफ फेंका और एक डाउनवर्ड फेंका, विद द सेम वेलोसिटी u। नीचे जो फेंका जिस वेलोसिटी से वही वेलोसिटी से ऊपर भी फेंका। ओके, दे रीच द अर्थ सरफेस आफ्टर T1 एंड T2। तो जो नीचे फेंका उसको हमने T1 मान लिया, जो ऊपर फेंका उसको, जो पहुंचने में, ग्राउंड पहुंचने में जो टाइम लगा उसको T2 मान लिया। तो लिख रहा है यहां पर T1 एंड T2 सेकेंड्स रेस्पेक्टिवली। देन लिख करके हमने छोड़ दिया था, देन ये लिख लीजिएगा। देन ये है कि जब आप लीव कर रहे हैं ना बच्चा, जब आप लीव कर रहे हैं तो जो टाइम लग रहा है ना वो किसके इक्वल होगा? रूट अंडर फेंकने में जो टाइम लगा इनटू ऊपर जो फेंके हैं नीचे आने में जो टाइम लगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। इट इज अ टेक्निक टू सॉल्व द क्वेश्चंस, और कुछ नहीं। ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड्स में नहीं आने वाले हैं, मेक इट गारंटी फॉर दैट, लेकिन ये सवाल आते हैं, आपको हम सवाल कराएंगे भी, इस तरह का पॉसिबल होगा। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आया? कॉन्सेप्ट सिनेरियो समझ में आ गया है ना? समझ में आ गया है? तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। कुछ और पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ध्यान। हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नॉट फॉर द बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू बट फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। जो बातें हम यहां पर करेंगे वो डेरिवेशन के साथ करेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा एग्जाम के समय इन डेरिवेशंस को फोकस मत कीजिएगा क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं। लेकिन जो पॉइंट है उस पॉइंट को एज अ कॉन्सेप्ट लेकर के आगे बढ़ जाइएगा। हम इस बात को प्रूफ कर देते हैं जो पॉइंट लिखा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या लिख रहा है? अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। जब किसी बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया जाता है, इफ एयर रेसिस्टेंस इज टेकन इनटू अकाउंट। हम इससे पहले जो भी फॉर्मूलाज पढ़े हैं उसमें हमने क्या मान लिया है कि बीच में हवा नहीं है। एयर, जो भी पार्टिकल को हम फेंक रहे हैं उसे रोक नहीं रहा है। देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑफ एयर, ऐसा माना था। लेकिन यहां पर अगर हम क्या कह रहा है, इफ एयर रेसिस्टेंस इज टेकन इनटू अकाउंट, अगर एयर रेसिस्टेंस को हम कंसीडर कर लेते हैं तो क्या चेंजेस आएंगे उसके बारे में बात हो रहा है। तो लिख रहा है, डायरेक्टली यहां लिखे हैं, देन टाइम ऑफ ascent is less than the time of descent। ऊपर जाने में जो टाइम लगेगा, टाइम ऑफ ascent is less than the time of descent, नीचे आने में जो टाइम लगेगा उसके कंपैरिजन में। इसका मतलब ऊपर जल्दी जाएगा बट वापस जब आएगा तो धीरे धीरे आएगा, मतलब टाइम ज्यादा लगेगा। अब इस बात को प्रूफ करते हैं। ऐसा हम कह दिए तो आप मान लीजिएगा, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बट हम प्रूफ कर देंगे, उसके बाद मान लीजिएगा, फिर उसको एज अ कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। अगर सही में एयर रेसिस्टेंस है और एक्चुअली में है, यस और नहीं, यहां एयर है कि नहीं है? एयर है।
हम उस चीज को नेग्लेक्ट करके चल रहे थे, तो जो फॉर्मूलाज आया था उसको हम लोग कंसीडर करके आगे बढ़ गए थे। लेकिन सवाल में लिखा रहे तो इस बात का ध्यान रखिएगा, इफ एयर रेसिस्टेंस इज टेकन इन अकाउंट देन यू विल अप्लाई दिस कंसेप्ट्स। अदरवाइज इस चैप्टर में इस चीज को मान करके ही सब कुछ पढ़ाया गया आपके एनसीईआरटी में कि एयर रेसिस्टेंस नहीं है, नेग्लेक्ट कर दिया गया है, लेकिन है, एक्चुअली में है। तो ये एक्चुअल बात को भी हम यहां देखेंगे। तो जाने में जो टाइम लगता है वो जल्दी, मतलब जल्दी पहुंच जाता है, टाइम कम लगता है, और आने में जो टाइम लगता है वो ज्यादा लगता है, धीरे धीरे आता है। इस बात को प्रूफ करेंगे। ध्यान दीजिएगा, हमने कुछ कॉन्सिडरेशन किया है यहां पर। लेट u इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी। ध्यान दीजिए, हम किसी पार्टिकल को यहां से ग्राउंड लेवल से एक सर्टेन वेलोसिटी से फेंक रहे हैं। लेट सपोज ये यहां तक पहुंचता है, दिस इज द मैक्सिमम हाइट, और वो कितना है, हम मान लेते हैं h हाइट तक पहुंच रहा है। जब इस हाइट तक ये पहुंच जाएगा, उस सिचुएशन में इसका वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तब तो वहां से नीचे आएगा पक्का, हाईएस्ट मैक्सिमम हाइट तक जाकर के वो वेलोसिटी 0 हुआ तब नीचे आएगा। ओके, तो यहां से यहां तक जो पहुंचने में टाइम लगा, दैट इज, आप क्या कहते हैं इसको, टाइम ऑफ एसेंट, जिसे आप डिनोट कर रहे थे टाइम ऑफ एसेंट को t1 से। क्लियर है कि नहीं? तो कितना लिखते थे जरा बताओ फटाक से, फिर से डेरिवेशन नहीं करेंगे भाई, ठीक है कि नहीं? क्या होता था, u/g, टाइम ऑफ एसेंट क्या था, u/g, और हम क्या लिखते थे, टाइम ऑफ डिसेंट भी u/g, लेकिन जब एयर रेसिस्टेंस ना हो तब। लेकिन अगर एयर रेसिस्टेंस है तब हम इसे t इक्वल टू u/g नहीं लिख सकते हैं, u/g नहीं लिख सकते हैं। तो फिर क्या लिखना होगा? तो ध्यान दीजिएगा, जब इस चीज को हम ऊपर फेंक रहे हैं तो यहां पर है एयर, यहां पर है एयर, तो जब पार्टिकल मान लीजिए इस जगह हवा में है, ध्यान दीजिएगा, तो इसका वेट किधर काम कर रहा है, नीचे की तरफ, और वेट के कारण, वेट भी तो एक तरह का फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसके कारण एक एक्सेलरेशन आता है, ग्रेविटेशनल ड्यू टू ग्रेविटी, सॉरी क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज g, वो हमेशा नीचे की तरफ ही होता, कोई डाउट इसमें नहीं है। बट अगेन आई एम सेइंग कि जब हम किसी पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो ऊपर में प्रेजेंट जो हवा है उसे ऊपर जाने से रोक रहा है, यस और नो? वो नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा, इसके ऊपर, इसके ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, नीचे की तरफ, है कि नहीं? यहां पे हवा जो है उसको जाने से ऊपर रोकेगा, मतलब नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है, दैट इज F इक्वल टू mg, सॉरी F इक्वल टू ma। कौन सा फोर्स लग रहा है, F इक्वल टू ma। मास तो सेम है, यहां वेट क्या था, mg था, m छोड़ दिए, एक्सेलरेशन का खाली बात हो रहा है। सिमिलरली एक फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, कौन सा फोर्स, एयर ड्रैग बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, एयर ड्रैग। एयर ड्रैग लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है, इसको ऊपर जाने से रोक रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। तो एक्सेलरेशन किधर आ रहा है, फोर्स जिधर लगेगा उधर ही एक्सेलरेशन, किधर, नीचे की तरफ, डाउनवर्ड लग रहा है। तो अनदर एक्सेलरेशन कम्स इनटू अकाउंट, दैट इज a। सो ये तो नहीं लिख सकते, तो फिर क्या लिखना होगा कि t1 इक्वल टू u/g लिखते थे, लेकिन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के साथ एक और एक्सेलरेशन आ गया बच्चा, तो क्या लिखना होगा, g प्लस a। बोले समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? हियर आई हैव रिटन दिस, टाइम ऑफ एसेंट t1 इक्वल टू u/g प्लस a। समझ में आ रहा कि नहीं आया? क्लियर है? g प्लस a क्यों? एंड हाइट इज इक्वल टू, अच्छा हाइट, यहां से यहां तक पहुंचने में हाइट कितना, तो याद कीजिए हम हाइट का फॉर्मूला क्या लिखते थे, जरा याद कीजिएगा, u²/2g। याद आ रहा कि नहीं? अगर नहीं याद आ रहा है तो ये याद कीजिए, u इक्वल टू √2gh, ये तो याद आ रहा होगा। किस वेलोसिटी से फेंकते हैं यार, अगर h हाइट तक पहुंच रहा तो किस वेलोसिटी से फेंके होंगे, 2gh है। यहां से h निकाल लो, यहां से क्या हो जाएगा, u²/2g इज इक्वल टू h, दिख रहा है, यही लिखा हुआ है यहां पे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्लियर है कि नहीं? तो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा था, लेकिन ये फॉर्मूला तब होता है जब कोई एयर रेसिस्टेंस नहीं होता, बट हेयर एयर रेसिस्टेंस है, तो यहां जो g दिख रहा है आपको, g खाली लिखने से नहीं चलेगा, आपको क्या लिखना पड़ेगा, g प्लस a। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? दो एक्सेलरेशन काम कर रहा है, जब कोई पार्टिकल नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा तब का बात हो रहा है अभी फिलहाल। क्लियर है कि नहीं है? अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो यहां पे देखिए लिखा हुआ h इक्वल टू u²/2g प्लस a, h इक्वल टू u²/2g प्लस a। कैसे आया, समझ में आया? ये दो बातें हमने ऑलरेडी जो है लिखा हुआ था, कैसे आया अभी आपको जो है इसको हमने बता दिया। ये टाइम ऑफ एसेंट का बात है ना, ऊपर जाने में जो टाइम लगा, और ये हाइट का बात है।
कैसे आया समझ में आ गया यहां पर बता दिए, क्लियर है। आगे बात करते हैं। जी क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, या फिर क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ए क्या है, अभी बताया, एयर ड्रैग, एक फोर्स है जो कि किधर लग रहा है, नीचे की तरफ। जब कोई पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो उस पार्टिकल को रोकने के लिए ये फोर्स लगा रहा है, एयर फोर्स लगा रहा है नीचे की तरफ, तो इसके वजह से एक एक्सेलरेशन आ रहा, दैट इज ए, यहां लिख रहा ए इज रिटार्डेशन बाय एयर रेसिस्टेंस। यस सर, एक्सेलरेशन है क्या है, रिटार्डेशन है, मोशन को कम कर रहा है कि मोशन का मतलब वेलोसिटी को बढ़ा रहा है कि घटा रहा है, घटा रहा है, तो दैट इज रिटार्डेशन हम लिख रहे हैं इस चीज को। लेकिन एक्सेलरेशन को ही रिटार्डेशन कहते हैं अगर नेगेटिव हो तो, यही ना। तो एक्चुअली में एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होगा कि नीचे की तरफ होगा, क्यों होगा, क्योंकि धीरे धीरे ये जो वेलोसिटी आपको दिख रहा है यू, यहाँ धीरे 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 क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, यहाँ जीरो हो रहा है, मतलब वेलोसिटी कम हो रहा है। अगर वेलोसिटी कम होता है तो जो एक्सेलरेशन आता है उसको क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। इसलिए ए को हमने क्या बोला, रिटार्डेशन, एयर वाला रिटार्डेशन। यहां तक क्लियर है। आगे बात करते हैं, देखिए लिखा हुआ फॉर अपवर्ड मोशन, जब ऊपर की तरफ मोशन होता है तो ए और जी वर्टिकली डाउनवर्ड काम करता है, सोन इन दिस फिगर कि जी और ए दोनों किधर काम कर रहा है, नीचे की तरफ काम कर रहा है, ये बात यहां लिखा हुआ है, क्लियर है। आगे बात करते हैं। बोले सर ठीक है, जब ऊपर जाने का बात होगा ना तो इसके बारे में हम सोच करके आगे बढ़ जाएंगे। अब हमको नीचे आना है। मान लीजिए आप यहां पर पहुंच चुके हैं, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा बच्चा, यही चीज को यहां पे लिख रहा है, मतलब अब यहां से नीचे की तरफ जाएगा तो यहां पर u क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी 0, चलना शुरू करेगा, यहां से चलना शुरू करेगा और यहां पर ग्राउंड लेवल पे आकर के जब टकराएगा तो इस समय इसका वेलोसिटी को हम क्या मान ले रहे हैं, v। क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो यहां से यहां तक जो पहुंचने में टाइम है उसे हम क्या कहते थे, टाइम ऑफ डिसेंट, और वो हमें निकालना है। You know it very well. Now time of ascent is not equal to time of descent because there is air resistance. हवा रोक रहा है भाई, जब ऊपर जा रहे हो तब भी रोक रहा है, नीचे आ रहे हो तब भी रोक रहा है। तो चलो चर्चा करते हैं, जब नीचे आ रहा है तो किस तरह से रोक रहा है। यहां पर मान लीजिए एयर, ये पार्टिकल है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन किधर होगा, हमेशा ग्राउंड इसको नीचे की तरफ ही खींचता है, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जी नीचे है। लेकिन आप सोचिए जब ये चीज नीचे की तरफ आ रहा है तो हवा यहां पर है, इसे किधर फोर्स लगा रहा होगा, ऑब्वियसली ऊपर की तरफ को। भाई नीचे मत आओ, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है, तो वो एक्सेलरेशन किधर आपको दिखाना पड़ेगा, ऊपर के तरफ, सॉरी एक्सेलरेशन इधर दिखाना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। ये जो चर्चा हो रही है, ये चर्चा कब का हो रहा है बच्चा, जब पार्टिकल ऊपर से नीचे आ रहा है तब का बात हो रहा है, और इधर जब पार्टिकल नीचे से ऊपर जा रहा है तब का बात हो रहा है। क्लियर है कि नहीं, समझ में आ गया है, क्लियर है। अच्छा, एक इक्वेशन लिखना चाहेंगे, हाइट कितना है, बोले सर ये जो हाइट है ये वही हाइट है, दोनों का हाइट थोड़ी ना डिफरेंट है। सो हाइट इक्वल टू एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला याद है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, याद आ रहा है, याद आ रहा है कि नहीं, बैठाओ इस पे। यू क्या है, 0 है, तो ये पूरा 0। डिस्प्लेसमेंट कितना है, अरे यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है, h के बराबर है, तो h लिख रहे हैं, h बराबर, ये तो 0 हो गया, छोड़ दीजिए, हाफ लिख रहे हैं, हाफ लिख दिए। एक्सेलरेशन, यहां एक्सेलरेशन कितना है, वेरी गुड, नीचे की तरफ क्या है, g, और यहां कितना है, a। अब बताइएगा जरा, g माइनस a करेंगे ना a माइनस g करेंगे, अभी बोला तुम g माइनस a, बोला कोई बोला ना g माइनस a, क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली ये पार्टिकल नीचे ही जा रहा है, मतलब ज्यादा कौन होगा, ऑब्वियसली जी ज्यादा होगा, इसलिए जी माइनस ए करेंगे ना कि ए माइनस जी करेंगे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, अगर ये पार्टिकल ऊपर जा रहा होता तो ए माइनस जी कर देते। तो फिलहाल क्या है, यहां पर जी माइनस ए लिखना होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में है दोनों, और यहां पर टी स्क्वायर है, तो बच्चा हम मान लेते हैं ऊपर से नीचे आने में जो टाइम है उसको T2 टाइम ऑफ डिसेंट मानते हैं। समझा कि नहीं समझा, सेट कर दिए, समझ में आया, सेट कर दिए, समझ में आया। चलो ध्यान से देखो, ये हाइट जो है यहां से निकाले थे हम, क्या ये हाइट और ये हाइट डिफरेंट होगा, नो, इफ इट इज सेम तो यहां पर हाइट के जगह पे इस वैल्यू को बैठा दे हम, तो हम यहां बैठा रहे हैं यू स्क्वायर बाई 2g प्लस ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ g माइनस ए इंटू T2 का स्क्वायर। बोलिए समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, अरे समझ में आ रहा यार। ये कब का बात हो रहा है, एसेंट का बात हो रहा है, जब ऊपर जा रहा है। ये किसका बात हो रहा है,
डिसेंट का बात हो रहा जब नीचे आ रहा है। अब इसको सॉल्व करके T2 निकाल लीजिए भाई। देखिए नीचे में 2 दिख रहा है, नीचे में 2 दिख रहा है, काट दिया हमने। यहां पर क्या दिख रहा है, T2 निकालेंगे भाई तो इधर रूट अंडर आ जाएगा, तो इस u स्क्वायर का रूट अंडर क्या हो जाएगा, u ही हो जाएगा। और डिवाइड में दिख रहा है g प्लस ए, और यहां ऊपर में है g माइनस ए, नीचे आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, g प्लस ए रह रहा है, फिर g माइनस ए रह रहा है, और चूंकि स्क्वायर है तो क्या लगेगा इधर, रूट अंडर। यहां भी लगा है, स्क्वायर था ना इसीलिए नहीं लिखा है। बोलो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है। अब यही चीज इधर लिखा हुआ है, जरा ध्यान दीजिएगा। यहां पे लिखा था फॉर डाउनवर्ड मोशन ए इज वर्टिकली अप। ध्यान दीजिएगा, जब डाउनवर्ड मोशन होता है तो ए का वैल्यू किधर होता है, ऊपर की तरफ, और जी का वैल्यू हमेशा नीचे की तरफ। इस चीज को लिखा हुआ है जी इज ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड। क्लियर है कि नहीं है। आगे देखिएगा। यहां से हमने शुरू किया, यहां से जो बातें हमने यहां पर बताया वो यहां पर लिख दिया गया है। h इक्वल टू 1/2 g माइनस ए T2 स्क्वायर। यहां से T2 निकाला, जो आपको दिख रहा कैसे निकाले, सेम वैल्यू। अब आपका काम यह है कि आपके पास यहां T1 है और आपके पास यहां T2 है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है। आपके पास यहां पर क्या है, T1 का वैल्यू है और यहां पर T2 का वैल्यू है। दोनों को कंपेयर कर लीजिए, कौन ज्यादा कौन कम। नाउ कंपेयर T1 एंड T2, T1 एंड T2। बताओ T1 और T2 को कंपेयर कर लो, कौन बड़ा कौन छोटा। तो T1 में हमको दिख रहा है u बाई g प्लस ए, और यहां दिख रहा है u बाई रूट अंडर g प्लस ए इंटू जी माइनस ए। आप ये देखिए न्यूमेरेटर में दोनों में क्या है, u है, दोनों में u है, ऊपर की तरफ u है दोनों में, नीचे जो गेम है वही गेम है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। तो नीचे किसका ज्यादा है, देखो ना, g प्लस ए इज मोर, और रूट अंडर g प्लस ए इंटू जी माइनस ए इज मोर। कौन ज्यादा है, ये ज्यादा है कि ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, बाहर है। अगर ये ज्यादा है तो ये क्या होना चाहिए। अरे समझ में नहीं आ रहा, मूर्ख आदमी कहीं का। g प्लस ए जो है वो क्या है, ज्यादा है, किससे ना, g प्लस ए इंटू जी माइनस ए का रूट अंडर से। नहीं समझ में आ रहा है, ये g प्लस ए ज्यादा है और उसका रूट लिखा हुआ है, तो रूट का वैल्यू समझ में नहीं आ रहा है। यहां मान लो 25 लिखा हुआ है और यहां 25 का रूट लिखा हुआ है, तो कौन ज्यादा है, 25 की 25 का रूट, 25 इस ज्यादा, तो यहां लिखे हैं। और ऊपर से यहां लिखा हुआ g माइनस ए, तो क्या फर्क पड़ रहा है, प्लस उलस भी नहीं है, कम हो रहा है, धीरे धीरे मान कम हो रहा। तो ये वैल्यू कम है, ये वैल्यू ज्यादा है। आप बताइएगा जरा, यहां पर लिखे हैं 5 डिवाइड बाई 2 और लिखे हैं 5 डिवाइड बाई 3, इन दोनों में से कौन सा नंबर ज्यादा है, 5/2 इज मोर। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है, 5/2 इज मोर। नो, इफ द न्यूमरेटर इज लेस, सॉरी न्यूमरेटर तो सेम है। देखिए यहां पे न्यूमरेटर क्या है, u है, यहां भी न्यूमरेटर क्या है, u है, सेम है, दोनों का सेम ले दिया हम, समझने के लिए एग्जांपल लिया। डिनोमिनेटर डिफरेंट है, और यहां पे जो डिनोमिनेटर है वो क्या बोल रहा है, ज्यादा है। यहां पे डिनोमिनेटर क्या है, ज्यादा है, ये वाला है, और यहां पे जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, ये वाला है, तो मान लेते हैं 2 है। अब सवाल जब ऐसा आ गया तो आपको कंपेयर करने के लिए बोल रहे हैं कि कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। तो हम जानते हैं जब डिनोमिनेटर में कम वैल्यू होता है तो टोटल जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। 5/2 इज 2.5 है ना, और इसको निकालोगे तो ऑब्वियसली 2.5 से कम ही आएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकाल पा रहे हो, बोलो, बहुत ज्यादा डिस्कस कर लिए, बताओ यहां से क्या कंक्लूजन निकाल पा रहे हो। अगर ये ज्यादा है, ध्यान दो, अगर ये ज्यादा है, अगर ये ज्यादा है तो ये कम होगा, T1 इज लेस देन T2। समझ में आ रहा है, T1 इज लेस देन T2, इसका मतलब जाने में जो टाइम लगेगा वो कम लगेगा आने से। प्रूफ हो गया। अब इस बात को कॉन्सेप्ट वाइज दिमाग में डाल लो, क्लियर है। लेकिन ये तब हम कंसीडर करेंगे जब एयर रेसिस्टेंस को हम कंसीडर कर रहे हैं, अदरवाइज दोनों बराबर है, U बाई जी, U बाई जी। क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है। चलिए एक आखिरी पॉइंट इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट बात करने जा रहे हैं, पॉइंट नंबर 10, एंड इट विल बी द लास्ट पॉइंट ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी।
जो थियोरेटिकल सारी बातें हैं हमने कवर कर दिया, तो चलिए लास्ट पॉइंट को भी उसी तवज्जो से पढ़ लेते हैं। और एक बात बता दें, बोर्ड्स के प्रोस्पेक्टिव से ये पॉइंट भी नहीं है, न्यूमेरिकल बनाने के लिए ये बातें काम आएंगी। क्या कह रहा है? अ पार्टिकल इज ड्रॉप्ड वर्टिकली फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम अ हाइट। चलिए ठीक है, तो मान लीजिए आप एक बिल्डिंग में चढ़े, यहां पर से आपने एक पार्टिकल को ड्रॉप कर दिया। यहां से ड्रॉप किया मतलब है u इज 0। क्लियर है कि नहीं? आगे कर रहा, द टाइम टेकन बाय इट टू फॉल थ्रू सक्सेसिव डिस्टेंसेस ऑफ 1 मीटर इच विल बी in the ratio of the difference in the square roots of the integers। चीज को समझना जरूरी है, लिखा हुआ ठीक है अपनी जगह। मान लीजिए कि यहां से जब ये चला और ये डिस्टेंस कवर किया, 1 मीटर डिस्टेंस कवर किया, फिर 1 मीटर डिस्टेंस कवर किया, फिर 1 मीटर डिस्टेंस कवर किया। माने इसको हम 1-1 मीटर में जो है क्या किए, इसको बांट दिए। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? इस पूरा मोशन को हमने 1-1 मीटर में बांट दिया। मान लीजिए 10 मीटर चल रहा है तो 10 मीटर में बांट दिए। अगर 9 मीटर चल रहा है तो 9 मीटर्स में बांट दिए। आपको पता चलेगा ना कितना मीटर चल रहा हाइट, तो उस हिसाब से हमने 1-1 मीटर में इसको बांट दिया। सवाल अब यह है कि जो पहला मीटर चला है यहां से यहां तक, दूसरा मीटर चला है यहां से यहां तक, तीसरा मीटर चला है यहां से यहां तक, चौथा मीटर चला है यहां से यहां तक। सवाल अब यह है कि क्या पहला मीटर चलने में जो टाइम लगा है, दूसरा मीटर चलने में जो टाइम लगा, तीसरा मीटर चलने में जो टाइम लगा, चौथा मीटर चलने में जो टाइम लगा, वो सेम लगेगा क्या? अरे नहीं यार, जब ऊपर से कोई चीज नीचे आता है तो वेलोसिटी धीरे धीरे इंक्रीज होता है। अगर वेलोसिटी धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा होता है तो वेलोसिटी अगर धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा होता है तो टाइम घट रहा होता है। कम टाइम में 1 मीटर कवर कर लेगा ना। यहां 1 मीटर कवर करने में जितना टाइम लगेगा उससे कम टाइम लगेगा इस 1 मीटर को कवर करने में। यस और नो? कम टाइम में कवर कर लेगा, हाँ कि ना? सही बोल रहे हैं कि नहीं? अरे वेलोसिटी अगर बढ़ेगा तो टाइम कम लगेगा ना, सिंपल सी बात है। अगर गाड़ी को ज्यादा स्पीड से चलाओगे तो जल्दी पहुंचोगे ना, टाइम कम लगेगा, सिंपल सी बात है। तो वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ रहा है लेकिन टाइम धीरे धीरे क्या होगा, घटेगा। और किस प्रकार? 1 मीटर को आप इस तरह से लिख देंगे कि √1, अगर 1 है तो √1 सेकंड लगेगा। फिर क्या होगा सर, दूसरा मीटर को कवर करने के लिए जो टाइम लगेगा ऐसा लगेगा √2 माइनस √1, डिफरेंस ऑफ इंटीजर्स, यही लिखा था यहां पे, पढ़िएगा ध्यान से। देन इट विल बी इन द रेशियो ऑफ द डिफरेंसेस इन द स्क्वायर रूट ऑफ इंटीजर्स, डिफरेंसेस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ इंटीजर्स। पहला √1, फिर क्या है √2 माइनस √1, तीसरा क्या हो जाएगा √3 माइनस √2, अगेन क्या हो जाएगा √4 माइनस √3, उसके बाद क्या हो जाएगा √5 माइनस √4। तो ये जो टाइम है ये घटता जा रहा है कि बढ़ता जा रहा है? कोई आदमी बता सकता है? √2 माइनस √1 ज्यादा है कि √1 ज्यादा है? √1 ज्यादा है, ध्यान रखिएगा इस बात को। टाइम क्या होता जा रहा है? घटता जा रहा है। √1 मतलब 1 इज मोर देन √2 माइनस √1। अरे रेशनलाइज कर लेना, नहीं समझ में आता है तो मूर्ख आदमी 11 क्लास में पढ़ रहा है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? क्लियर है? तो ये न्यूमेरिकल्स के लिए इंपॉर्टेंट है बातें। अच्छा, इस तरह के न्यूमेरिकल्स भी देखना होगा हमें। सो आई एम जस्ट कंप्लीटिंग दिस वीडियो विद दिस टॉक कि हमने थियोरेटिकली अभी इस टॉपिक को कवर कर लिया, मोशन अंडर ग्रेविटी को, बट इस टॉपिक से न्यूमेरिकल बहुत अच्छे खासे बन सकते हैं। सो दैट विल बी द नेक्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर कोई भी डाउट रह जाता है इस बीच में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।